आज का पहला टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं, व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम एंड व्हाट आर द टैक्सेशन इन इंडिया ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट। किसी भी लैंड को जोतकर, उसके ऊपर पेड़ उगाकर, पौधे उगाकर, या फिर उस लैंड का किसी भी तरीके से यूज करके जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आपने की हो। अब वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जमीन के अंदर से कोई फसल निकल आए जैसे आलू, वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। जमीन के ऊपर से कोई फसल निकल आए, वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। जमीन के ऊपर आपने एक बारी पेड़ बो दिए और 20 साल बाद काटे, तो भी वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। चाहे उसमें आपने हर साल काम नहीं किया, लेकिन किया तो आपको इनकम तो सारी पौधा बेचने से ही आ रही है ना। दूसरा, आपने बोए तो पौधे थे लेकिन बेचे फल, वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। तो अगर आपकी इनकम इन सब चीजों की वजह से आ रही है या इनसे रिलेटेड चीजों की वजह से भी आ रही है, जिसमें आपके पास लैंड होनी जरूरी है। लैंड चाहे आपकी अपने नाम पे हो, चाहे आपने किराए पे ले रखी हो। किराए की लैंड पे की गई खेती भी खेती है और उससे होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम है। अगर आपके अपने नाम पे होगी तो भी वो एग्रीकल्चरल इनकम है। और एग्रीकल्चरल इनकम में सिर्फ खेती करना ही नहीं आता, आपने किसी और की, देखो खेती किसी और की थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। खेती किसी और की थी, जमीन किसी और की थी, उसने कहा भैया मेरी खेती में मदद कर दे। आपने खेती में मदद करी, ध्यान समझिएगा, बटाई पे जैसे बोल देते हैं, बटाई पर दे दी। तो दूसरा बंदा आया, उसका काम क्या है, उसकी जमीन नहीं है, उसकी जमीन नहीं है। अब उसने क्या करा, आपकी खेती है, आपके पास काम करने वाले नहीं थे, आपने मेरे को पार्टनर रख लिया। पार्टनर कैसे रखा जाता है भाई, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 25% तेरा या 50% तेरा, ऐसे। तो अब आकर मैंने जब वहां पर खेती करवाई आपसे, आपकी जमीन पे खेती की, तो उसमें मैंने क्या करा, पेड़ भी उगाए, पानी भी दिया, कटाई भी करी, है ना, बेच कर भी आया फसल, लेकिन जमीन मेरी नहीं थी। उस केस में भी ये मेरी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी और आपकी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। दूसरा केस, आपकी जमीन थी, आपने ही खेती करी, आपने ही बुआई करी, आपने ही कटाई करी, जब पानी देने का टाइम आया, कटाई देने का काम आया, बुआई देने का काम आया, आपने मुझे बुला लिया और मेरे को 20% या 30% फसल का ना देके मुझे मेरा मेहनताना दे दिया, शाम को 1000 रुपए 2000 रुपए दिहाड़ी दे दी। तो अभी जो दिहाड़ी से मेरी इनकम हुई, ये है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, लेकिन ये मैंने दिहाड़ी की है, तो ये मेरी एक सैलरी या वेजिज है, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। दूसरा, गांव में ऐसा भी होता है कि भाई तू मेरा पानी दे दियो और मैं तुझे 10 किलो चावल दे दूंगी, या 10 धड़ी चावल दे दूंगी, या 10 धड़ी गेहूं दे दूंगी। वहां पर पेमेंट जो है पैसे ना देके, फसल देके की जाती है, लेकिन दी तो आपने मेहनताना दिया है ना। अगर आपके और देने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, उस दिन के लिए आप उसके मालिक और वो आपके यहाँ काम करने वाला था, तो फिर वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, फिर वो सैलरी इनकम होगी, फिर वो सैलरी इनकम होगी। वरना अगर आपके बीच में पार्टनरशिप थी, आपके बीच में जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, साझेदारी थी, आप मिल बांट के प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए भागीदार थे, तो फिर आपकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम दोनों की कहलाएगी, क्योंकि दोनों ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी की और आप पार्टनर थे। जब एक पार्टनर की तो दूसरे पार्टनर की इनकम भी एग्रीकल्चरल होगी। तो हमें ये तो समझ में आ गया व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम। अब बात करते हैं सर, वेदर द एग्रीकल्चरल इनकम इज टैक्स्ड इन इंडिया और नॉट। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम पे 5000 की अगर पूरे साल में है आपकी, पूरे साल में कितनी, 5000 रुपए, अगर पूरे साल में 5000 रुपए की एग्रीकल्चर इनकम आपके हाथ में आई है, तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कितने, 5000। मतलब सर मेरे पे छोटी सी जमीन थी, पूरे साल मैंने काम किया, काम करने के बाद मैंने पूरे साल में 10,000 रुपए कमाए, पूरे साल मेहनत करके 1.5-2 लाख रुपए लगाए और 2,10,000 रुपए में वो फसल बेच दी। पूरी जमीन का किराया भी इससे ज्यादा मिल जाता, मेरे को पूरी जमीन से 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो क्या ये 10,000 टैक्सेबल है? हाँ टैक्सेबल है। लेकिन सर हमने तो आज तक सुना नहीं कोई गाय वाला टैक्स देता हो। अब इसके अंदर एक रूल बनाया गया कि अगर आपकी खाली एग्रीकल्चरल इनकम ही है, अगर आपकी खाली एग्रीकल्चरल इनकम ही है और कोई इनकम है ही नहीं, तो आपके ऊपर जितना भी टैक्स लगा होगा उसकी रिबेट मिल जाएगी।
टैक्स तो है, लेकिन उस पूरे टैक्स की रिबेट मिल जाएगी क्योंकि आपकी सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है और कोई है ही नहीं। लेकिन दूसरा केस, सर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम तो है और लेकिन दूसरी इनकम भी है, उस केस में 5,000 तक की टैक्स की छूट है। मतलब आपकी एग्रीकल्चर इनकम से सिर्फ 5,000 रुपए की इनकम हुई एग्रीकल्चर से, और अदर इनकम भी थी, तो उस केस में जो एग्रीकल्चर इनकम थी 5,000 वो टैक्स से छूट जाएगी। अब आया तीसरा केस, सर मेरे पास दूसरी इनकम भी है और एग्रीकल्चर इनकम भी, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है। दो केस में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सर मेरी एग्रीकल्चर इनकम ही है जितनी भी, और कोई इनकम ही नहीं है, तो वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। दूसरा केस, सर मेरी दूसरी इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर भी है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो लेस देन 5,000। अगर लेस देन 5,000 है तो एग्रीकल्चर वाली पे टैक्स नहीं लगेगा 5,000 रुपए पे, नॉन एग्रीकल्चर पे लग जाएगा। तीसरा केस, एग्रीकल्चरल इनकम भी है जो कि 5,000 से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों इनकम पे टैक्स लगेगा, दोनों इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, और दोनों इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करने के बाद कुछ डिस्काउंट दे दिया जाएगा, कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। लेकिन जब आप देखोगे वो रिलैक्सेशन उतनी नहीं होगी जितना आप पे टैक्स लगा, वो रिलैक्सेशन थोड़ी कम होगी। तो इसका मतलब एग्रीकल्चरल इनकम पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, कहने के लिए एग्जेम्प्ट है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इसलिए जिस बंदे के नाम पर आपके घर की खेती चल रही हो उस बंदे के नाम पे कभी भी एफडी मत करा देना, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर इनकम के अलावा उसकी कोई और इनकम हो गई तो वो एग्रीकल्चर वाली पे भी टैक्स लग जाएगा। ठीक है, हाँ अगर उसकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है, मतलब जो 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता है एग्रीकल्चर से अलग, अगर वो वाली इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के 7 लाख के अंदर अंदर हो रही है तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, अब वो पूरी की पूरी क्या है, कैसे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है कैसे नहीं लगता है वो मैं नहीं बता सकता, लंबा हो जाएगा। लेकिन बेसिक आप ये समझ लीजिए कि एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ अगर आपके पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो दोनों इनकम पे लगा के टैक्स लगता है। फिर एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं छोड़ा जाता, लगता 20% से है, छोड़ा 10% से आएगा, मतलब कुछ परसेंटेज लग जाएगा। तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल इनकम की वजह से आपके ऊपर टैक्स पड़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है अगर किसी के नाम पे गांव की प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है, तो उसके नाम पर कोई बिजनेस, कोई एफडी, कोई रेंट, कोई किराए पे मकान नहीं लिया दिया जाता, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम के साथ अगर आपके नाम पे कोई और इनकम आ गई तो दोनों इनकम पे ही टैक्स लग जाएगा। इसीलिए ज्यादातर ऐसा किया जाता है, भैया गांव का काम बड़ा भाई संभाल रहा है, वो गांव का ही संभाल रहा है, और छोटे भाई ने बीज की दुकान खोल ली, वो फिर बीज का ही कर रहा है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं की जाती। और अगर आपने बीज वाले भाई के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी तो जो गांव में पेड़ बेच के आएगा ना वो, उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा, नोटिस आ सकता है उसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स है या नहीं। कितना है ये मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मोटा मोटा आपको बता दिया कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ क्लब होने की वजह से उस पर टैक्स लग जाता है, फिर जो छूट मिलती है वो पूरी नहीं मिल पाती, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है एग्रीकल्चरल इनकम पे, और ये वाला सेक्शन कांग्रेस ने बनाया था। ठीक है, वैसे तो बहुत बोलती है ना ये, अपने सेक्शन भी बनाया। देखो पार्टी सब एक जैसी होती है, और टैक्स ही नहीं लेंगे तो देश कैसे चलेगा। तो इनडायरेक्टली टैक्स लिया जाता है, उनसे लिया जाएगा जिनकी एग्रीकल्चरल के अलावा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, मतलब शहर वालों से। गांव वालों की तो सारी इनकम एग्रीकल्चरल ही है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। जी विनायक जी, क्वेरी बोलिए। सर भी जो 5,000 की जो लिमिट खड़ा की है ना, शायद ये 20 साल से या 30 साल से ऐसे ही है। अभी हम 19 कितने पीछे चल रहे हैं कि सोचिए, दिमाग थोड़ा घूम जाता है कि जो 5,000 की हमारे लिमिट है इन्फ्लेशन। वो 1975 में आई थी। सर वही तो बता रहा हूँ, वही चीज हमारी बता रहा हूँ। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि वो वहां के रख दिए गए। तो अभी भी बोलते हैं कि हम लोग 5 दिन जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर इतने सारे तो बहुत सारे हैं कीचड़, उसको क्लीन अप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जो भी देखो हर गवर्नमेंट। चीज एकदम से नहीं होगी, हाँ लेकिन सही है सर, लेकिन लेकिन बट आप अपने मन में समझ कर चलिए ना कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स है, 5,000 को भूल ही जाइए। हाँ सर। एग्रीकल्चरल इनकम पे अगर आपके पास नॉन है तो टैक्स है। एग्जाम्पल, मेरे दादाजी के नाम पर गांव की प्रॉपर्टी थी, हमारे खेत हैं। दादाजी की डेथ तब हो गई थी जब मैं 7 साल का था। मेरे पापा इकलौते लड़के थे, तो उसके बाद वो पापा के नाम पर आनी चाहिए थी। पापा ने वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराई ही नहीं कभी, वो दादाजी के नाम ही चली आ रही। दादी जिंदा है, दादा दादी के नाम पर थी वो।
फिर पापा की डेथ हो गई जब मैं 17-18 साल का था, तो फिर वो मेरे और मेरे छोटे भाई के नाम पे आनी चाहिए थी, लेकिन हमने आज तक अपने नाम पे कराई ही नहीं। वो आज तक दादा दादी के नाम पर चली है। दादी मेरी अभी है, लेकिन भगवान ना करे मेरी दादी को कुछ हो गया तो अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी किसके नाम आ जाएगी? मेरे छोटे भाई और मेरे आधी आधी। और अब उस प्रॉपर्टी की जो इनकम हो रही होगी उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अभी तक तो क्या वो दादी के नाम पे है सारी इनकम, तो हम कोई रिटर्न पे टैक्स भी नहीं लगता है। लेकिन जब दादी नहीं रहेगी तो एक वो अलग बात है, हम दिखाएं ही ना, सरकार को क्या पता चल रहा है। लेकिन अगर कभी नोटिस आ टैक्स देना पड़ेगा। जी विनायक जी, क्वेरी बोलिए। सर आपके मिसेस से नाम की करवा दिया तो टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? मिसेस के नाम पे कैसे आएगी? जब है दादाजी के नाम तो दादाजी के नाम से आती है, पापा के नाम, पापा के बाद आती है बच्चों के, बेटों के नाम, तो हाँ। और मेरे भाई के ही नाम आएगी। और अगर मैं उसे मिसेस के नाम कर दूं तो सेक्शन 64 बोलता है क्लबिंग ऑफ इनकम कि अगर आप टैक्स प्लानिंग करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को अपने भाई, बच्चों, माँ बाप या अपनी वाइफ के नाम कर दे, या वाइफ के भाई के नाम कर दे, वाइफ के माँ बाप के नाम कर दे, वाइफ की बहन के नाम कर दे, मतलब बहुत सारे बंदे कवर्ड हैं, अगर आप उनके नाम कर भी दें तो उनकी इनकम को भी आपकी इनकम मान लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 64 ऑफ द क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। तो हालांकि अब इनकम टैक्स एक्ट बदल गया है, 1961 वाला शायद चल नहीं रहा है, नया आ गया है मुझे, लेकिन पुराने वाले सेक्शन याद है, मैंने जब पढ़ाई की थी उस टाइम वो चलता था। अभी 1 साल पहले ही बदला, अभी याद नहीं हुए नए वाले सेक्शन। पुराने सेक्शन के हिसाब से सेक्शन 64 था, अभी शायद इनकम टैक्स एक्ट पूरा ही बदल गया, सेक्शन भी इधर उधर हो गया उसके, मतलब 64 वाला हो सकता है 46 हो गया या जो भी हो गया होगा, लेकिन प्रोविजन सेम लिखे हुए हैं आज भी, जो हमने पहले पढ़ लिए 10 साल पहले वही लिखा है आज भी, बस सेक्शन का नंबर बदल गया। मुझे समझ में नहीं आता मोदी जी को क्या लगा, मैंने नंबर इतनी मुश्किल से याद किया, 1 से लेके 200 तक सारे याद है मुझे, लेकिन पुराने वाले। सही है सर। जी, और कोई क्वेरी किसी की? कोई क्वेरी नहीं। आजकल स्टूडेंट बड़े कम आ रहे हैं, 20 स्टूडेंट में से 7, 8, 9, 10 तक आ जाते हैं बस, बाकी 10 कहाँ जा रहे हैं? इसमें मजा नहीं आ रहा है क्या? कौशल जी बताइए। सर मिड कैप निफ्टी होल्ड है क्या? अरे मिड कैप निफ्टी तो वापस सारा प्रॉफिट कर रही है। हाँ ना, मेरा भी वही हुआ है। कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी दोबारा। ओके सर। लॉट बढ़ा दिए मैंने, लेकिन अब पहले कितने थे? 3 थे ना, अब 4 हैं। अरे वाह, और कॉन्फिडेंस नहीं है सर। और जो सर आप नेगेटिव एवरेजिंग भी करते हैं? कॉल में तो प्रॉफिट बुक कर लिया, हाँ कॉल में बुक कर दिया। कॉल में प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा से कॉल भेज दी। अब की बार मेरा 400 की बेची है, पहले 300 की बेची थी मैंने, उसमें भी प्रॉफिट अच्छा। हो रहा है। हाँ मतलब चाहे पुट के हाथ ना लगे, कॉल का प्रॉफिट तो हाथ लगे। सर एक लॉट सिप करने में कितना मार्जिन लगाया सर इसमें आपको? सर लेकिन कॉल का प्रॉफिट कम मिलता है सर, लेकिन अभी वो जैसा आपका तो फ्यूचर था ना, डाउन साइड तो अनलिमिटेड है। ऐसा है कि देखो फ्यूचर एक ना एक दिन बढ़ जाएगा, हाँ। तो मैं सोच रही प्रॉफिट में बेचूंगा, लेकिन कॉल तो मुझे डीके हो ही रही है ना हर महीने, वो मुझे मिल रही है, वो ब्याज मिल रहा है मुझे। जिस दिन प्रॉफिट हाँ मिलेगा हाँ उस दिन हाँ। प्रॉफिट ले लेंगे, तब तक के लिए ब्याज कमा लिया। तो नीचे कहाँ तक ऐसा, मतलब कि यहाँ तक मैं प्रॉफिट रहूंगा या नीचे कितना है ऐसा? देखिए मैं 2-4 लॉट तो मैं इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड कर लेता हूँ, जितना भी अच्छा। नीचे आए, जितना भी नीचे आए मैं होल्ड रखूंगा उसे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, मैं हर महीने उसे होल्ड करता रहूंगा, और जब तक वो 13.5 के ऊपर नहीं आएगी तो बेचूंगा ही। और हर महीने 13.5 की कॉल बेचता रहूंगा, उसमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा हर महीने। वो सर बस हेज करके चल रहे हैं आप, और क्योंकि अगर उधर लॉस हो रहा है तो उधर मेरे को प्रीमियम मिल रही है। कम से कम मुझे जो है, जो डीके मिलता है, जो फ्यूचर का डीके होता है हर महीने, वो एक मेरा DK कॉल से कवर हो जाएगा। बिल्कुल। अब बाय करते हैं आप तो यहाँ पे आपको दिक्कत होती है। हाँ मैं बाय नहीं करता, मैंने फ्यूचर बाय करके कॉल बेच रखी है। फिर आपकी आवाज कट की, समझ में ही नहीं आया, दोबारा बोलिए। कौशल जी बाहर है। हाँ थोड़ा बाहर था, अभी आ रही है सर आवाज? हाँ भाई बताइए। मैं आपको पूछने वाला था, पर मैं सोचा फिर आप बोलेंगे कि क्लास 8 में ही बताऊंगा, इसलिए मैंने पूछा नहीं। कि आपने जब कॉल सेल करी थी
अगर एक पुट ले लेते थे और वो पुट का जितना प्रीमियम दिया है उतने प्रीमियम का ऊपर का कोई कॉल बेचते थे तो नीचे का ये जो पूरा प्रॉफिट चले गया वो एटलीस्ट वो पुट में मिल जाता था। अच्छा, और मान लो मार्केट नीचे आने की जगह ऊपर चले जाता तो क्या होता? तो ऐसे भी तो आपने कॉल सेल कर दिया है कि आपका ऊपर का तो लिमिट हो ही गया था ना, कॉल बेच दिया आपने। जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ उसमें तो अल्टीमेटली लॉस ही होगा, चाहे मार्केट नीचे जाती है, ऊपर प्रॉफिट तो होता ही ना। कैसे सर? लॉस भी ज्यादा नहीं होता, लॉस भी ज्यादा ना होता, लेकिन प्रॉफिट भी तो ना होता। सर आप 2.5 लाख प्रॉफिट में थे ना, मैं वो 2.5 लाख बच जाते थे, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। अगर 2.5 लाख बचाने हैं तो फिर तो मैं प्लॉट बेच के भी बाहर आ सकता था। हाँ नहीं, जैसा भाई काम करने की क्या जरूरत है? नहीं, अगर देखो आप एक पुट बाय करते और अगर वहां से 500,000 पॉइंट आपका मिड कैप निफ्टी भाग गया, पुट का प्रीमियम था 100 रुपए, 100 चले जाते पर 900 तो मिलते ही थे ना, ऊपर तो था ना। अच्छा सोचो, अगर मैंने पुट बाय कर लेता और निफ्टी जो है हाँ। वहीं की वहीं रह जाता। हाँ वो एक 100 पॉइंट का रिस्क था, 100 पॉइंट लॉस होता था 100 पॉइंट का मतलब 42,000 रुपए, 3 लॉट थी ना पर मेरी। 2.5 लाख 2.5 लाख पर के 2.5 लाख 42,000, हाँ और मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा था मेरे हिसाब से मार्केट खुली थी। अच्छा। वो चीज पर सर पता ही आपने नहीं चला। हाँ एक्चुअली क्या है आपका जैसा सुना मैंने एक स्ट्रेटेजी करी थी, मैंने 24,800 की अक्टूबर की कॉल बाय करी और सेफ्टी के लिए मैंने 25,200 की कॉल सेल की थी, 100 सवा 100 रुपए जब एट द मनी बेची थी मैंने। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा 25,200 का समझो 25,500 भी हो गई तो 100 पॉइंट तो यहाँ मिल जाएंगे अपने को, और वो कॉल तो बढ़ ही रही है। ऐसा करते करते सर मैंने फिर 2500 की बेची, अभी ये मंथ में मैंने 30 तारीख की 25,000 की बेची, हर वीक की करता हूँ मैं। मेरे को कॉल में लॉस दिख रहा है 22,000 रुपए, और वो कॉल जो बेचते गए मैं जीरो होते गए उसमें मेरे को मिल गए 21,000 रुपए, मतलब इतने डाउनफॉल में सिर्फ 1,000 रुपए का लॉस है। पर अब ऐसा है कि यहाँ से 24,800 हो गई अभी, अब नीचे पूरा लॉस है। हाँ 600 की 250 रुपए हो गई कॉल। हाँ, लेकिन जो कॉल आपने खरीदी इन द मनी से ज्यादा नहीं खरीदनी चाहिए थी आपको। आपने इस स्ट्रेटेजी में वो गलती कर दी। जब मार्केट हाँ 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 25,000 पे थी या 25,200 पे थी तो आपको 24,800 की कॉल नहीं खरीदनी चाहिए थी, आपको 25,200 की कॉल खरीद के 25,400 की बेचनी चाहिए थी, और ज्यादा इन द मनी नहीं म्यूट खरीदनी करने के चाहिए। लिए बोलिए सबको। सर म्यूट करने के लिए बोलिए बाकी सबको, सब लोग आवाज म्यूट ज्यादा आ रही रहिए, है। जो एक बंदा बोल रहा है सिर्फ वही रहिए, बाकी आप लोग म्यूट रहेंगे तभी समझ में आएगी। और जब हम ऑडियो आपको रिकॉर्डिंग देते हैं तो उसमें भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो जो एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है पर वही अपने आप को अनम्यूट करे और अपना आप पूछने के बाद वापस म्यूट हो जाए। तो आपको जो मैं बता रहा था, अगर आपने डीप इन द मनी खरीदने की जगह एट द मनी खरीद के और 200 पॉइंट ऊपर आउट ऑफ द मनी बेच दी होती तो आपको इतना लॉस होता ही ना। अभी आपने 800 वाली खरीदी क्यों, आप 200 वाली खरीद के 100 वाली बेचते तो आपका मैक्सिमम रिस्क रहता 100 रुपए का। अब मार्केट से 10,000 पॉइंट गिर जाए, 100 रुपए का रिस्क रहता आपको। आपने खरीद के एट द मनी बेच दी, ये तो बहुत गलत ही स्ट्रेटेजी थी। ऊपर बढ़ने पे आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, नीचे गिरने पे आपको लॉस हो जाएगा, तो फायदा क्या हुआ। यही रीजन था सर कि आपको 1,000 का लॉस ही रहा, प्रॉफिट नहीं है। नहीं तो 600 पॉइंट निफ्टी टूट भी तो गई वहां से सर। अच्छा आपने क्या किया, आपने ये किया सर, 25,200 पे आपने 24,800 की खरीदी और 25,200 की बेच दी। चलो अज्यूम करो कि 24,800 25 आपने, मैं इसको बता देता हूँ जो कुछ समझने की कोशिश थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। देखो अभी, अरे एक मिनट बस लगाना सुनने पीछे से। देखिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद अपनी क्लास पे चलेंगे, बहुत देर हो गई, सब आ गए जितने आने थे। और ये फ्यूचर से रिलेटेड है, जिनको फ्यूचर नहीं आता है वो 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे, इन्हीं कहेंगे क्या सिखा दिया। जिसको फ्यूचर की नॉलेज है उन्हीं को समझ में आएगा। 2 ही मिनट की है बस, क्योंकि क्वेश्चन आ गया है तो मैं आंसर दे रहा हूँ, वरना ये एनएसएमेट का पार्ट है, फिर कहेंगे सर आप कहते हो एनएसएमेट पे पढ़ाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है सर का, तो थोड़ा इजी क्लियर कर देते हैं। इससे जिन जिनको फ्यूचर की नॉलेज है उन्हें भी पता लग जाएगा एनएसएमेट करने के कितने फायदे हैं। अब देखिए सर उस पे क्वेश्चन ही नहीं है सर, हमने बोल दिया आप क्लास अभी नंबर शुरू कर लीजिए, पेमेंट भी हो जाएगा, आप क्लास जब भी शुरू करेंगे तो हाँ जी, हाँ सब लोग ये देखिए मैं आपको एनएसएमेट का एक कंसेप्ट बता देता हूँ, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है कॉल पुट क्यों नहीं समझ में आएगा। ये कह रहे हैं सर 25,200 मार्केट चल रही थी, करंट मार्केट प्राइस वाज 25,200।
अब इन्होंने 24,800 की कॉल बाय कर ली, ये करी होगी इन्होंने 600 कुछ रुपए बता रहे हैं, 650 रुपए, और 25,200 की कॉल सेल कर दी। सर बताना जरा कितने की करी थी? सर 200 रुपए पकड़ लो, 200 रुपए में बेची होंगी। चलो अब आपने पता नहीं कैसे बनाई है वाली स्ट्रेटजी, अब मुझे जरा बताइए। चलिए मैं मान लेता हूँ 25,500 पे क्लोज। मुझे क्वेश्चन पूछने के बाद आप म्यूट हो जाइए, आवाज बहुत ये पीछे से आपके ना शोर बहुत आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने 25,200 की जब थी तब आपने खरीदी थी ये और ये बेच दी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 25,500 पे एक्सपायरी हो गई। एक्सपायरी के दिन क्या होगा? ये 25,500 पे ही हो जाएगी बढ़ के 700 की। सही कह रहा हूँ ना? 25,524 कैसे सर? मैंने अक्टूबर के लिए, हाँ मैं कह रहा हूँ अक्टूबर एंडिंग की। चलो अब मैं कह रहा हूँ 25,500 आ गई। चलो मैं कह रहा हूँ अक्टूबर में 25,500 छोड़िए, मैं कह रहा हूँ अक्टूबर में ये 30,000 हो गई। इससे ज्यादा तो नहीं कुछ हुआ। एक मिनट, आप मेरा क्वेश्चन समझ लीजिए। 24,800 की कॉल बाय की मंथ एंड ऑफ अक्टूबर, 30 अक्टूबर की। 24,800 की ना? हाँ ठीक है, 650 में। हाँ बराबर। और ये जो सेल करी है कब की है? ये भी अक्टूबर की है। ये 1 अक्टूबर की नहीं, ये इससे पहले वाला कौन सा हफ्ता था? 21 तारीख का, हाँ। पिछले मंगलवार की। ठीक है, वीकली बेचता हूँ मैं। अच्छा ये वीकली बेच रहे हैं आप? हाँ चलो। वीकली वाला एट द मनी बेचा है। चलो चलो वीकली से वीकली मान लिया हमने, मान लिया। चलो सर अब जरा ध्यान से सर। देखिए। अब ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपकी 25,200 की निफ्टी थी वो 25,500 आ गई। 25,500 आने पे लगभग लगभग ये 150 रुपए बढ़ेगी, आधी बढ़ती है, सबको पता है। 150 बढ़ेगी और कुछ डिके भी हो जाएगी, लगभग लगभग 100 रुपए प्लस हो जाएगी। बाई करी तो उसमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और जो ये 25,200 वाली थी, क्योंकि ये 25,500 हो गई तो ये भी बढ़कर 300 खाते पे एक्सपायर हो जाएगी। 200 वाली 300 हो जाएगी ना। 25,200 की अगर 25,500 हो जाए निफ्टी तो 100 रुपए की 300 हो जाएगी, नहीं 100 रुपए का ही नुकसान हो गया। तो अल्टीमेटली आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा अगर 25,500 हो जाए तो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलो इसे 25,800 कर लो। 25,800 होने पे क्या होगा? आपने 24,800 की ली थी 650 पे, उस टाइम 25,200 थी। 200 से 800 जाने पे 600 पॉइंट बढ़ने पे आपकी कॉल लगभग 300 350 पॉइंट बढ़ेगी और कुछ डीके भी होगा। हम ऐसा मानकर चलते हैं 300 पॉइंट बढ़ जाएगी तो पता होगा ना कॉल आधी चलेगी। आपका जो डेल्टा है वो 0.5 का है लगभग, तो आधी चलेगी कॉल, तो पता है ना 2 रुपए पे सर 0.5 का नहीं, 0.8 का डेल्टा होगा। डीप इन द मनी हो गई वो। 0.8 का डेल्टा ही ले लेते हैं। चलो तो आपकी 200 हाँ से 800 600 पे चले जाएगी 480 पॉइंट चली हाँ जाएगी। अब इस पे आ जाओ, ये तो एक्सपायरी हो गई। ये 25,200 की कॉल थी, जरा 25,800 होने पे कितने की हो जाएगी? 600 की हो जाएगी। और आपने 200 की सेल की थी तो ये 400 का लॉस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना होगा? 80 रुपए का सिर्फ। मतलब कितना भी तेजी से बढ़ जाए आपको 80-100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई है हल्की फुल्की? आपने जो वीकली बेचा है और आपने मंथली खरीद लिया है, उसकी वजह से आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी इतनी तेज, अगर मार्केट भाग जाए एक हफ्ते में 25,200 से सीधा 25,800 हो जाए तो 600 पॉइंट एक हफ्ते में भागना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर भाग भी गई तब भी आपको 80 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं आएगा। और ये 80 भी इसलिए आ गया क्योंकि आपने मंथली खरीद के और वीकली बेची है। डीके कम मिल रहा है, डीके मिल ज्यादा रहा है और जा कम रहा है, इस वजह से 80 पॉइंट का भी आ गया आपको। वरना इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट होने के चांसेस है ही नहीं। डिफरेंस बहुत ज्यादा है सर। मैं थोड़ा सा ही समझाना चाह रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे की जगह ऐसे बनाते तो देखो, अब मैं बताता हूं कैसे। आप इसमें 25,200 चल रही थी तो आपको 25,200 की कॉल ही खरीदनी चाहिए थी। डीप इन द मनी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। 25,200 की कॉल खरीदो, एट द रेट ऑफ मिल जाती है वो आपको ज्यादा ज्यादा 200 रुपए 250 रुपए 300 मान लीजिए। 300 350 मान लीजिए। और 25,200 की खरीद ली और अब बेचने की जब बारी है तो उसके आगे की बेच दो, 25,400 की बेच दो कॉल। अब वो वीकली बेच लो तो भी ठीक है, और अगर मंथली ही बेचो सेम, जैसे अक्टूबर की खरीदी अक्टूबर की बेच दी। अब अगर ये 350 की है तो 200 पॉइंट ऊपर की 100 रुपए कम पे मिल जाएगी, 250 पे मिल जाएगी। तो अब आपका जो रिस्क रह गया, क्योंकि आपने 350 दिए हैं और 250 आपको मिले हैं, मैक्सिमम लॉस हो आपका 100 रुपए का है। 100 रुपए से ज्यादा का लॉस तो आपको हो ही नहीं सकता और 100 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, क्योंकि
इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 200 और 100 रुपए आपकी कॉस्ट है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 200 माइनस 100। तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस भी 100 है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी 100, लेकिन ये 100 होगा। ये 100 का है तो लॉस हो जाएगा, अगर गिर गई तो लॉस हो जाएगा, बढ़ गई तो 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। इसे थोड़ा सा और दूर कर सकते हैं, आप 25,200 की खरीद लो और 25,500 की बेच दो, ये मिल जाएगी आपको लगभग 200 रुपए की, 200 से भी कम की, 220 के आसपास मिल जाएगी। तो कॉस्ट हो गई आपकी 130 रुपए। अब इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका 170 रुपए। कैसे? इन दोनों का डिफरेंस 300 है, 300 में से 130 की कॉस्ट हो गई, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 170, मैक्सिमम लॉस 130। ये वाली स्ट्रेटेजी बनाने से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, लेकिन जो आपने बनाई उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है 80 से 100 रुपए, बस मैक्सिमम प्रॉफिट यही है, जो मर्जी कर ली। लेकिन उस एक हफ्ते का रिस्क कितना है? जो आपने खरीदी 50 वो डिके होगी, और अगर मार्केट मान लीजिए नीचे गिर जाती है तो ये 650 के 650 भी जा सकते हैं, जो इस बार हुआ, और 200 रुपए मिलेंगे। इसमें जो रिस्क हो गया आपको एक हफ्ते में ही 200 रुपए तक का है ही। सर देखो मैंने ये प्लानिंग किया था, अब 25,200 पे एक्सपायर हो गई तो कितना होगा प्रॉफिट? 25,200 पे एक्सपायर। आपने जितनी भी प्लानिंग करी थी ना, वो प्लानिंग आपकी ये हाँ। थी कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, या तो साइडवेज हो जाएगी, साइडवेज हो गई तो मेरी जीरो हो जाएगी करंट की, और अगर बढ़ गई तो मुझे लॉस नहीं होगा। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम या ये है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मेन आपकी स्ट्रेटेजी में कोई दिक्कत नहीं है, म्यूट कीजिए, म्यूट। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गलत है, आपका रिस्क भी ज्यादा आ गया, रिवॉर्ड नहीं है। और ये चीज जब मैं आपको NISM 8 पढ़ाऊंगा तो वहां पर टिपिकली सब चीज पता, मतलब आप सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाते सार आपको समझ में आ जाया करेगा इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अभी आपको स्ट्रेटेजी बनाना तो आ गया, बना भी सही रहे हो आप, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है, ठीक है ना। मैं रिस्क रिवॉर्ड भी निकालना बताऊंगा, जो देखते ही समझ में आ जाएगा। शॉर्टकट्स बताऊंगा रिस्क रिवॉर्ड निकालने के, जो देखते ही आप बता दो इसमें इतना रिस्क है, इतना रिवॉर्ड है, मैक्सिमम लॉस इतना है, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है। ये NISM 8 में सीखने को मिलेगा। आपकी स्ट्रेटेजी गलत नहीं थी, बस लेवल गलत उठा ली। जब भी खरीदने की बात करो, डीप इन द मनी खरीदना नहीं है, और जब भी बेचने की बात करो वो हमेशा आउट ऑफ द मनी होना चाहिए। वो कितना आउट ऑफ द मनी लेना है वो आपका मन है, एट द मनी आउट ऑफ द मनी ही बेचना चाहिए, कभी भी इन द मनी ना बेचना चाहिए ना खरीदना चाहिए। इन द मनी में तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। इन द मनी में ट्रेड करने के रूल्स अलग चीज है, वो बताऊंगा आपको अलग से, रूल्स ही अलग है। इन द मनी में तो ट्रेड किया ही नहीं जाता, इन द मनी में तो बस फंसा जाता है। सर मैंने आउट ऑफ द मनी बेची थी, अब वो इन द मनी बच गई, मैं फंसा हुआ हूँ। इन द मनी में जो लोग ट्रेड करते हैं वो फंसे हुए होते हैं, वो कभी भी खरीदते और बेचते नहीं है। वो खरीदते तो हमेशा एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। सबसे कम वॉल्यूम किस में होता है? इन द मनी में। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में होता है? एट द मनी में। तो इन द मनी में तो वॉल्यूम ही नहीं होता, इन द मनी में तो लोग फंसे हुए होते हैं, वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। और जैसे ही वो ज्यादा इन द मनी होता है उसमें तो वॉल्यूम होना ही बंद हो जाता है, आप अपना माल भी नहीं बेच पाओगे, वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा। इन द मनी में तो कभी काम मत, ना खरीदिए इन द मनी को ना बेचिए। एट द मनी में करना है और आउट ऑफ द मनी में करना है, ये रूल बना लीजिए अपनी जिंदगी का। इन द मनी में तो वो करते हैं जिनको अभी वो रूल नहीं पता, का नहीं पता है। कोई क्वेरी हो? रामू जी बोलिए। सर इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा ले रखा है ना, इसलिए लॉस होने के चांसेस ज्यादा है इसमें। अब इसको मैनेज ऐसे कर सकते हैं कि जे चलो इनने मंथली एक खरीद के रखा है तो 650 तो इनके डेबिट हो गए, डेबिट ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। अगर इनको करना चाहिए था ना तो प्राइस थोड़ा थोड़ा बराबर का, मतलब 100 पॉइंट पे डिफरेंस। ये बताइए सर, जिन्होंने बनाई थी, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिए। आपने खरीदी 650 रुपए में, 50, तो 650 रुपए इन्वेस्ट हुए और उसका डेल्टा मिला, आप कह रहे 0.8 है ना। मैं कह रहा हूँ 4 डेल्टा वाली 2 खरीद लो। आप 0.8 वाली एक खरीद लो तो भी 650 इन्वेस्ट हो रहे हैं। 0.4 डेल्टा वाली 2 खरीदोगे तो 200 रुपए मिल जाएगी, 200 प्लस 200 400 रुपए मिल जाएगी, मैक्सिमम 500 में मिल जाएगी। मैं कह रहा 600 में भी मिल जाएगी। अगर 600 में भी 0.4 वाली 2 ले लोगे तो वो ज्यादा बढ़िया, 150 रुपए का रिस्क कम हो गया, डेल्टा सेम मिल गया। प्लस ये 0.8 का डेल्टा मैक्सिमम 1 बन सकता है, लेकिन ये जो 0.4 इंटू 2 का डेल्टा है, 0.8 का डेल्टा ये वाला 2 बन सकता है। ध्यान समझिए मेरी बात। देखो रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, पढ़ कर लिख कर और बिना पढ़े लिखे पर 2 ही बातें होती हैं। जो बंदा पढ़ा लिखा है वो उतने ही पैसे से ज्यादा कमाता है, जो बंदे को नॉलेज नहीं है वो उतने पैसे से कम कमा दोनों रहे हैं।
पढ़ लिखने वाला कम पैसे से ज्यादा कमा लेते हैं। अब आपने 650 रुपए इन्वेस्ट किए, मैं अक्टूबर की ही कॉल खरीदने के लिए कह रहा हूँ, 0.8 का ही डेल्टा रखने के लिए कह रहा हूँ। आपने क्या करा, 0.8 का डेल्टा रख के 650 में एक कॉल खरीदी। मैं कह रहा हूँ चलो 650 में ही मिल जाएगी, लेकिन 0.4 डेल्टा वाली दो, क्योंकि जब आपकी मार्केट बढ़ने लगी तो 0.8 वाला डेल्टा मैक्सिमम 1 हो सकता है, उसके बाद वो 1 रुपए पे 1 रुपए चलेगा। लेकिन मेरे वाला डेल्टा क्योंकि 2 कॉल ले लिए, 0.4 से बढ़ के 1 की जगह 2 हो जाएगा, तो आपको 650 रुपए से ही इतना प्रॉफिट हो सकता है। और रिस्क सेम है, वहां पर भी जाने के लिए 650, यहाँ पर भी जाने के लिए 650 की 325 दो ले ली। एक और चीज, जब 325 की दो लोगे तो डेल्टा भी ज्यादा मिलेगा, 0.8 नहीं मिलेगा, दोनों का जोड़ के हो सकता है 0.45 मिल जाए इस रेट में, 9 मिल जाएगा, 0.9 मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा फायदा आउट ऑफ द मनी खरीदने में होता है। और बेचते समय भी, अब अगर आप इसे बेचकर जो आपने बेची है उसे हमेशा आउट ऑफ द मनी बेचो। आउट ऑफ द मनी बेचने से, क्योंकि आपने जो इन द मनी खरीदी है, अगर आप उसे बिल्कुल पास का बेच दोगे तो ऊपर की तो कैप लग गई, ऊपर तो आपको प्रॉफिट होना ही नहीं है। जहां बेच दोगे लेवल के बाद प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने वहां बेच दिया है। तो हमेशा आपका डिफरेंस होना चाहिए बेचने वाले आइटम में, वो हमेशा आउट ऑफ द मनी बेचनी चाहिए। वो आपकी इच्छा है 200 पॉइंट दूर बेचोगे कि 400 पॉइंट, जितना ज्यादा दूर बेचोगे उतना ही प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऊपर जाने पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन हैजिंग कम हो जाएगी उस हिसाब से। नीचे जाने के लिए लॉस कम मिलेगा, प्रॉफिट कम मिलेगा नीचे जाने पे। तो ये चीजें समझाऊंगा मैं NISM 8 में बहुत डीप लेवल पे, बहुत डीप। आज जो समझा है तो बेसिक है, और मुझे लगता है शायद आपको आपकी गलती समझ में आ गई होगी। अभी भी सेटिस्फाइड हो या अभी लगता है कि कुछ बचा है, बता दीजिए। मैं सर आपको पर्सनली कुछ डाल दूंगा, मेरे को कुछ मतलब क्लास चालू कर लेते हैं अभी। हाँ हाँ, मोस्टली 90% तो क्लियर हो गया है, पर फिर भी जो जो ट्रेड लिया वो शेयर कर दूंगा, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या देख रहा था। सर जो आप देख रहे थे ना, ये मैं भी देखता था। अच्छा, मैं ऐसे सब प्रीमियम खाने का देखता हूँ मैं। हाँ, तो प्रीमियम मैंने 800, आप प्रीमियम गलत तरीके से खा रहे हैं, आप इसमें प्रीमियम खा ही नहीं पाएंगे। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 80 रुपए है 2 महीने में जाके। ये अगर इतना सर खाना है, वीकली खा लीजिए, आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट दोनों बेच दीजिए, 20-20 रुपए 40-40 रुपए तो आपको हर हफ्ते मिल जाएंगे। वो तो अलग चलते ही रहता है, वो हर हफ्ते करते हैं, ये अब वो वाली उसी के चक्कर में घुस गए। जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी ये गलत है। इससे बढ़िया, इससे कम कॉस्ट में कम रिस्क है, आपको पता भी है, आउट ऑफ द मनी कॉल बेचिए, या फिर बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड जो आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, बुल कॉल स्प्रेड भी बनानी है, उसमें एट द मनी बाय करके आउट ऑफ द मनी बेची जाती है। ठीक है, जो आपने बनाई थी वहां पर रिवॉर्ड गलत था, और कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के सिखाने के लिए हूँ यहाँ पे। मैं कोशिश करूंगा NISM 8 में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से डीपली दिया जाएगा, और उस दिन आप कहेंगे चलेगा, है चलेगा। ना, और है बहुत बढ़िया। और जो चीज आप कर रहे हैं सब गलतियां मैं भी करता था, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, पढ़ा पढ़ा के सीखा है, पढ़ पढ़ के सीखा है। आप भी सीख लेंगे, गलती को सुधारना ही तो है इस दुनिया में, जाने के बाद अपनी गलतियां सही करते जाओ, परफेक्ट होते जाएंगे। रामानंद गुप्ता जी, फिर क्लास शुरू करते हैं। जी सर, वो कह रहे सर काल बाय और काल सेल, काल का मतलब क्या होता है? सर NISM 8 में बताएंगे, ये NISM 8 का थोड़ा बता दीजिए सर। एक क्वेश्चन आ गया था, तो हमने बस जिसको पता है पहले से उसको तो समझा सकते हैं, जिसको कॉल और पुट नहीं पता तो कॉल और पुट का सेक्शन ही समझाने में 2 दिन लगेंगे, 2-2 घंटे की 2 क्लास है ना, तो अच्छा समझा पाएंगे अभी। लेकिन अगर किसी को पहले से बेसिक पता है तो आंसर दे सकते हैं उसके क्वेश्चन का, आपको अच्छा पूरा बेसिक के साथ सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये वाले कोर्स के बाद NISM 8 शुरू होगा तब आपको अच्छे से सिखाएंगे। सूर्यवंशी जी, ओके सर। बोलिए। सर एक 2 वीक एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट था 35 रुपए का, अब वो हो गया 153 रुपए। पुट होगी हाँ, तो डेल्टा मेरे को मालूम है कि 2 वीक बाद जीरो हो जाएगी। एक मिनट कॉल है। हेलो हेलो, जी सर बोलिए। हाँ सर, आपने वो सोलर के लिए अप्लाई किया था ना, अभी मेरे पास इंक्वायरी आई थी आपकी। जी बताइए, कहाँ लगवाना चाह रहे हैं? आपसे मेरी पहले बात हो चुकी है, आप 3 किलोवाट लगवाना चाह रहे थे। जी जी, सहारनपुर चंद्रनगर से बात कर रहा हूँ। एक बार आप कल आ जाइए, अगर हो सके तो, जो हम बैठकर बात कर लेंगे, हमें बुला लीजिए, साइट विजिट कर लेंगे आपकी। सर सब्सिडी वगैरह 1,08,000 की सब्सिडी मिलेगी, और अगर आप 3 किलोवाट लगवाएंगे, बोलिए। सर बिल्कुल 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 सर, इसमें जो है, इसमें क्वालिटी होती है। अगर आप अडानी की जैसे लगवाते हो, सबसे महंगी अडानी है। अगर आप अडानी लगवाते हो, हाँ, अडानी में भी फिर 4 क्वालिटी आती हैं, तो 4 में से कौन सी क्वालिटी आपने लगानी, सबसे महंगी जो है वो टॉपकॉन है। ठीक है, अरे सर DCR में 4 क्वालिटी आती हैं।
तो DCR में जो 4 क्वालिटी आती है उसमें सबसे महंगी है वो टॉपकॉन है। अगर आप टॉपकॉन लगवाते हैं फिर हेवल्स की वायर के साथ लगवाते हैं कि कोई और कंपनी की, हेवल्स की वायर सबसे ज़्यादा महंगी है, तो हेवल्स की वायर सबसे बढ़िया। अगर आप हेवल्स की वायर, टॉपकॉन अडानी लगाते हैं, GI का स्ट्रक्चर लगाते हैं, हर चीज़ अगर बढ़िया लगवाते हैं तो रेट हमारा जो है उसमें 3.5 किलोवाट का 2,05,000 रुपये है, और वो 3.5 किलोवाट का है। अगर आप 3 किलोवाट लगवाते हैं तो वो कम हो जाएगा रेट, लगभग लगभग आपको जो है 15,000 रुपये और कम हो जाएंगे, तब वो 1,90 हो जाएगा। सर 6 पैनल लगाएंगे सर, इसलिए तो कह रहा हूँ आपको आना पड़ेगा, मैं आपको समझा दूंगा। और मार्केट में सबसे बढ़िया क्वालिटी हमारी है और सबसे बढ़िया रेट भी हमारे ही है। लेकिन क्या होता है मार्केट में सब लोग हल्की क्वालिटी लगा के रेट कम कर देते हैं। हमारा रूल ये है, हम पार्टी को समझाते हैं और उसे मैनेज करते हैं कि भैया वो अच्छी क्वालिटी ही लगवाए, तो हम आपको अच्छी ही क्वालिटी लगाएंगे। रेट तो हो जाता है सर, और नहीं मानेंगे तो फिर भैया जो मार्केट लगा रही है वो भी लगा देंगे, लेकिन बता कर लगाएंगे। मैं लोकेशन सेंड करता हूँ आपको, ठीक है। आशा मॉडल स्कूल, आशा मॉडल स्कूल के सामने है, बस उसके सामने है। हाँ जी, आप कॉल कर दीजिए यहाँ के ना, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। ओके ओके सर, ओके जी। क्लास स्टार्ट करते हैं, और कोई क्वेरी लिए बिना किस पेज नंबर बता दीजिए सर मेरा क्वेश्चन था ना, सर। वो 35 की जो पुट थी वो हो गई 153 की पुट होगी ना तो मार्केट गिरेगी तो तेज हो जाएगी ना, तो हाँ, और दो वीक है एक्सपायरी, तो मेरे को अभी भी लगता है कि वो 0 होगी चाहे कुछ हो। मतलब आपको लग रहा है मार्केट रिकवर कर जाएगी? हाँ सर करेगी वो तो एक पुट और भेज दो। क्योंकि आपने बोला है तो करेगी। अच्छा, तो फिर एक पुट और भेज दो। सर ज्यादा रिस्क हो जाएगी। अच्छा चलिए, एक बात बताता हूँ, अगर आपको ये कंफर्मेशन है ना, आपको इतना विश्वास है मुझ पर कि भैया ये तो 0 होगी, तो अब आपको फायदे की बात बताता हूँ। आपको यहाँ से पुट बुक करके, लॉस बुक करके एक लॉट खरीद लेना चाहिए। एग्जाम्पल, चलिए अब 2 मिनट और लेंगे बस उस वाले कंसेप्ट, फिर अपनी क्लास शुरू करेंगे। सूर्यवंशी जी ये बताइए जल्दी, कितने रुपए वाली पुट कितने में खरीदी थी आपने, कितने में बेची थी? वो 35 रुपए की थी सर। कितने लेवल बताइए? लेवल मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, वो 24,600 या 500 के अगल बगल कुछ थी शायद। 24,500 के अगल बगल कुछ है। 24,500 की पुट आपने 35 रुपए पे खरीद बेच दी। आज निफ्टी कितने की है? 24,700 की, 23,700 की। हाँ 24,700 के अगल बगल की खरीदी थी सर, बेची थी। अच्छा 24,700 की पुट और वो 153 की होगी, ठीक है। तो 24,700 की ही खरीदी आपने और 24,700 ही आ गई मार्केट। अब वो हो गई 135 की, ऐसा ही है? 153 की होगी। चलो अब मेरा कहना ये है कि आपने जब खरीदी तो उस टाइम मार्केट कितने की थी? 25,000 के अगल बगल। 25,000 से 24,700 मार्केट आ गई, 300 पॉइंट नुकसान हो गया मार्केट में। लेकिन आपका नुकसान है 115 पॉइंट का। जब 300 पॉइंट मार्केट गिरी तो आपको नुकसान हुआ सिर्फ 115 रुपए का। अब आपको ये कहना है कि मार्केट तो कंफर्म ऊपर जाएगी जाएगी, तो मैं कह रहा हूं ये 115 का नुकसान बुक करो और ये वाला लॉट खरीद के बैठ जाओ 24,700 पे। अगर मार्केट वापस 300 पॉइंट भी बढ़ गई तो आपको पूरे 300 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसी में बैठे रहे और मार्केट 300 पॉइंट बढ़ेगी तो ये सिर्फ 35 रुपए पे आएगी। 300 पॉइंट तक तो आपको प्रॉफिट होना ही नहीं है इस वाले केस में तो। लेकिन इस वाले केस में 300 पॉइंट बढ़ने से 300 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा। तो यानी कि मार्केट अगर आपके अपने लेवल पर भी आ गई, 25,000 पे भी आ गई, तो ये वाले केस में तो आप बचा जाओगे मोटा, लेकिन ये वाले केस में आप बचा नहीं पाओगे दूसरा। लेकिन इस वाले केस में आप नीचे 153 पॉइंट तक सेफ हो अभी। अगर मार्केट 24,700 से 153 पॉइंट नीचे भी गिर जाए तो भी आपको लॉस और ज्यादा नहीं होगा। 153 वाले 0 हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बस 153 ही रह जाएंगे, आपको और लॉस नहीं बढ़ेगा। तो इसमें सेफ्टी अभी 150 पॉइंट की और है, इस वाले में सेफ्टी खत्म हो जाएगी लेकिन प्रॉफिट फिर डबल होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसमें से लॉस बुक करके एक लॉट खरीद लो, या फिर इसी के अंदर एक और बेच दो। 153 पे एक और बेच दो, तो 153 प्लस 35 188 डिवाइड बाई 2 94 का एवरेज हो जाएगा आपका। जो पहले 30, या तो यहाँ पर एक लॉट और बेच दो पुट का, या फिर इस पुट में से निकल के एक लॉट ही खरीद के बैठ जाओ, सेम मार्जिन लगेगा, फिर वो काम डबल करेगा, लेकिन लॉस के केस में भी और प्रॉफिट के केस में भी। सूर्यवंशी जी मेरी बात समझ में आई?
हाँ सर, आ गई। और ये काम मैं कर चुका हूं आज। मैंने जिसके मेरे 3 लॉट थे उसमें 4 कर लिए। सेलिंग आई है वो पैनिक सेलिंग थी। पैनिक सेलिंग 1 2 3 दिन रहती है, जहां तक वही एक्सपायरी सर टाइम पर। न्यूज की वजह से आई है जो फार्मा पे 100% टैरिफ का इशू करा रहे हैं तब से। कल मैंने भी ओवरनाइट एक पोजीशन सेल करके रखी हुई थी, लेकिन वो सुबह गैप डाउन खुला तो मैंने इंस्टेंट लॉस बुक करा 40 पॉइंट का। कोई दिक्कत नहीं, बाद में वो थोड़ा अपर लेवल पर सेल करा, 20-30 पॉइंट कैप्चर करे, हट गया। हालांकि मेरी पोजीशन नेट लॉस में है, कल प्रॉफिट में था, आज लॉस में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं। तो अब अल्टीमेटली ये है कि पैनिक 2-3 दिन में खत्म होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये महीना खत्म हो जाएगा, बस 30 तारीख को, उससे पहले पहले खत्म हो जाएगा ये पैनिक और ये मार्केट वापस चल पड़ेगी। और ये कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, हमें पहले से ही पता था टैरिफ वैरिफ तो चलते ही रहेंगे और इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जो उसने टैरिफ भी लगाया है उसने ब्रांडेड आइटम्स पे लगाया है। बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जो वहां पर बेचती ही नहीं है उस आइटम को। अमेरिका में तो ज्यादातर जो जेनरिक आइटम बिकती है हमारे यहाँ की, और जेनरिक पे टैक्स नहीं लगा है, ठीक है। तो उन कंपनियों पे तो खासकर कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कैडिला हो गया और सिप्ला हो गया, है ना, मैनकाइंड फार्मा हो गया और औरो फार्मा हो गया। ये सब कंपनियां जो है जेनरिक दवाइयां बेचती हैं, जेनरिक दवाई पे तो लगाया ही नहीं है। देखो, दिखाने और खाने के दांत वाली बात है, उसे भी इलेक्शन जीतना है तो वो ये दिखा रहा है, लो मैं मोदी जी को भी डरा सकता हूँ, लो मैंने इंडिया की एसएससी कर दी। लेकिन वो इंडिया पे टैक्स लगा रहा है लेकिन लग ही नहीं रहा है। वो पहले कहता है मैंने वीजा पे टैक्स लगा दिया, अरे सिर्फ नए बंदों पे ही लगाया, पुरानों पे लगाया ही नहीं। नया आता कौन है? नहीं आएंगे 1-2 साल, है ना, दूसरे तरीके से आ जाएंगे। इंडिया पे लगाया है ना, दूसरे तरीके से आ जाएंगे, घूम फिर के बिजनेस वीजा पे आ जाएंगे, कुछ ना कुछ सेटिंग बन जाएगी। तो मींस कहने का ये है कि बस देखो, सबको जीतना है और मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोलता। मोदी जी भी करते हैं काम, जब अपना इलेक्शन आता है तो ये फोन करके कहते हैं ट्रम्प को जरा यार मेरी तारीफ कर दे जरा, तो ट्रम्प उधर से तारीफ कर देता है। मेरे को लगता है कि मोदी जी ही देश को चला सकते हैं, अगर कोई और बंदा आएगा तो शायद चला ही नहीं पाएगा। वो इतनी बात बोल ली, इधर से बीजेपी वाले शुरू, अरे ट्रम्प भी हमारी तारीफ कर रहा है। देखो, दोनों नेता ही तो हैं, ये एक दूसरे को करते हैं। भाई आज तू कर दे, कल मैं कर दूंगा, जब तेरी बारी आएगी तो मैं आ जाऊंगा तेरे पास घूमने में भी, हाथ हिला के कह दूंगा ट्रम्प को वोट दो, तू जीत जाएगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे के लिए फेवर करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बस हमें लोगों को समझनी है ये बात कि वो कब सच्चाई हो रही है और कब झूठ मूठ का हो रहा है, हमें समझना है, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं आगे। पेज नंबर बता दीजिए अगर कोई बता सके मुझे। जी, यहां तक पढ़ा दिया था हमने। कल आपको हमने बता दिया था शेयर 2 तरीके के होते हैं, उसमें हमने इक्विटी शेयर बता दिए थे। इक्विटी शेयर वो होते हैं जिसमें आपकी ऑनरशिप होती है, आपके पास वोटिंग राइट भी होता है, हर काम आपसे पूछ के किया जाता है, लेकिन पेमेंट आपको सबसे लास्ट में मिलती है। इसीलिए आपको बोला जाता है हाईएस्ट रिस्क है आपके अंदर, लेकिन हाईएस्ट रिटर्न भी आप ही के होते हैं, सारे प्रॉफिट पे आप ही का हक होता है। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होते हैं, फिर वोटिंग और नॉन वोटिंग शेयर होते हैं, जैसे डीवीआर वाले शेयर। बोनस शेयर होते हैं जो फ्री में दिए जाते हैं। राइट शेयर होते हैं जो कुछ कम प्राइस पे दिए जाते हैं, और स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं जो फ्री में ही दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, शेयर होल्डर्स को नहीं दिए जाते। ठीक है, यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना फिर प्रेफरेंस शेयर पढ़ाना शुरू करते हैं आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बंदा पाने देना, आगे बढ़ते हैं। किसी की कोई क्वेरी नहीं है, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर पे चलते हैं। देखिए, प्रेफरेंस शेयर के नाम से ही पता चलता है कि उन्हें प्रेफरेंस मिलती है। किस चीज में प्रेफरेंस मिलती है? इसके आगे लिख लीजिए, प्रेफरेंस ऑफ। जब जान पहचान हो तब तभी मिलेगा प्रेफरेंस। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस इन डिविडेंड एंड पेमेंट। देखो, छोटी कंपनियां होती हैं, उन पे कोई विश्वास नहीं करता, तो छोटी कंपनियां इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर इशू करती हैं। प्रेफरेंस शेयर इसलिए इशू करते हैं कि अगर कल को लॉस होने लगेगा तो मालिक से पहले तेरी पेमेंट होगी। अगर कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ तो तुझे डिविडेंड जरूर मिलेगा, तेरे डिविडेंड देने के बाद ही हम डिविडेंड लेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर को बस ये 2 फायदे होते हैं। क्या? एक तो डिविडेंड आपको इक्विटी शेयर से पहले मिलता है, प्लस अगर कल को कंपनी को लॉस वॉस हो जाए और पेमेंट ना दे पा रही हो कंपनी, तो पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर की होगी, जो पैसा बचेगा उसके बाद इक्विटी की होगी। तो ये फायदा होता है प्रेफरेंस को। और क्या फायदे हैं और कितने तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो आपको बता देते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, इसे शुरू करते हैं।
तो प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड अ फिक्स डिविडेंड पे आउट। एक तो इस पे आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर का नाम ऐसे होगा 6% प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर पे मिनिमम 6% तो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो, अगर कंपनी लॉस में है तो नहीं मिलेगा। 6% प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि 6% तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो ओनली फ्रॉम प्रॉफिट। ठीक है, तो वो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड अ फिक्स डिविडेंड पे आउट एंड हैव अ प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर इन रिसीविंग डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव करने में भी प्रायोरिटी मिलेगी और कैपिटल रीपेमेंट के टाइम पर भी आपको, लिक्विडेशन के टाइम पर भी प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब अगर कंपनी के पास पैसे कम हैं तो सबसे पहले वो अपने डेट्स पे करेगी, एम्प्लॉइज का पैसा पे करेगी, अपने सिक्योर्ड लोन पे करेगी, अनसिक्योर्ड लोन पे करेगी, उसके बाद जो नंबर आएगा वो पहले प्रेफरेंस शेयर का आएगा और लास्ट में इक्विटी शेयर का। चलिए, प्रेफरेंस शेयर भी कई तरीके के होते हैं। पहला होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। चलिए इसके लिए लेते हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है? एक मिनट, नहीं मेरे पास तो आ रही है, बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर। आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाइए, आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर वो बताने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। राम जी आ गई स्क्रीन? जी सर। ओके, अब प्रेफरेंस शेयर की हम बात कर रहे हैं। क्या है प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर मान लीजिए आपको प्रेफरेंस शेयर, डेट और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है? देखो, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? शेयर होल्डर। डेट क्या होता है? नॉट अ शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर भी शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों शेयर होल्डर होते हैं, डेट शेयर होल्डर नहीं होते। डेट क्या होते हैं? क्रेडिटर, सिक्योर्ड। और प्रेफरेंस शेयर डेट क्रेडिटर नहीं होते और इक्विटी शेयर भी क्रेडिटर नहीं होते। चलो तीसरा पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलता है ओनली फ्रॉम प्रॉफिट। इक्विटी शेयर को भी डिविडेंड मिलता है ओनली फ्रॉम प्रॉफिट, लेकिन डेट वालों को जो मिलता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट कंपलसरी। ये चीज क्लियर हो गई? मान लीजिए कंपनी को 10 लाख का लॉस हो गया, फिर भी डेट वाले को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, 11 लाख का हो जाएगा। भाई डेट वाले को ने क्या दिया? आपको ब्याज पे पैसा दिया है, उसे क्या मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में और इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से मिलता है। समझ में आया? क्लियर? यहां तक कोई क्वेरी? दूसरा, मान लीजिए हमें प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना था 1 लाख रुपए का, डेट को इंटरेस्ट देना था 2 लाख रुपए का, और इक्विटी को तो कुछ होता ही नहीं है। अब मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, तो 5 लाख में से सबसे पहले डेट को मिलेंगे 2 लाख रुपए, फिर प्रेफरेंस को मिलेंगे 1 लाख रुपए, और बचे हुए 2 लाख में मर्जी है इक्विटी को देना है कि नहीं देना है। जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर करोगे वो मिल जाएगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। चलो मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, 3 लाख के प्रॉफिट में पहले डेट को 2 लाख मिल जाएंगे, फिर प्रेफरेंस को 1 लाख मिल जाएगा, इक्विटी को कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा एग्जांपल, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 2.5 लाख का, डेट को पूरे 2 लाख मिल जाएंगे, प्रेफरेंस वाले के लिए 50,000 ही बचे, वही मिलेंगे, इक्विटी को कुछ नहीं मिलेगा। चलो एग्जांपल के लिए प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, पूरे के पूरे पैसे डेट को मिल जाएंगे, प्रेफरेंस को और इक्विटी को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए एग्जांपल के लिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं, प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का, तो बताइए डेट को कितना मिलेगा? सिर्फ हैंड रेज कीजिए। और कोई? राम कुमार जी बताइए, डेट वाले को कितना मिलेगा? कुमार जी आपने हैंड रेज 1.5 लाख सर। कितना? 1.5 लाख। अच्छा, मतलब आपने मुझे 10% पे 2 लाख रुपए दिए तो 20,000 रुपए का ब्याज बनता है, लेकिन मैं कहूंगा जी भैया प्रॉफिट तो मुझे 15,000 लोगे? नहीं सर। पूरा मिलेगा।
डेट को चाहे आपको प्रॉफिट, सब हैंड डाउन कर लीजिए, डेट वालों को चाहे आपको प्रॉफिट हो, कम हो, ज्यादा हो ना हो, जो मर्जी हो, पूरा ब्याज लेंगे वो। आपको प्रॉफिट तो 1.5 लाख का हुआ, लेकिन फिर भी डेट वालों को कितना मिलेगा? 2 लाख का। मान लो आपको 10 लाख का लॉस हो गया, तो भी डेट वालों को 2 लाख मिलेंगे। प्रेफरेंस और इक्विटी को कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर भी प्रेफरेंस और इक्विटी को कुछ नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा कि डेट वालों को अपना पैसा मिलता ही मिलता है, प्रेफरेंस वालों को अगर प्रॉफिट हो तो मिलता है, कम हो तो कम मिल जाता है। इक्विटी वालों को तो तब मिलेगा जब डेट और प्रेफरेंस दोनों को मिल जाए, उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो मिलेगा इक्विटी वालों को, वरना इक्विटी वालों को नहीं मिलता। और अगर मान लो कंपनी को 50 लाख का प्रॉफिट हो गया तो डेट वालों को 2 लाख मिलेंगे, और प्रेफरेंस वालों को 1 लाख मिलेगा। बचा हुआ सारा पैसा 47 लाख इक्विटी वालों का है। डेट वालों को मिल जाएंगे 2 लाख, प्रेफरेंस वालों को मिल जाएंगे 1 लाख, और बचा हुआ 47 लाख इक्विटी का है। तो इक्विटी शेयर को सारा सबसे लास्ट में मिलता है पैसा, लेकिन जितना भी बचता है सारा उसी का होता है। हाँ जी, यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज कीजिए। सर ये जो डेट के केस में तो एक नॉर्मल जो इंटरेस्ट ले रखा है उसने, तो वो तो हमें पे करना ही है, चाहे वेदर कंपनी हमारी प्रॉफिट में हो लॉस में हो, वो तो देना ही देना है। और उसके अलावा अगर मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट है तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, जो इंटरेस्ट देना है उतना देना है। नरसिम्हा जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब रिटेलर्स होता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन है सर? इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब आप और हम, और वो रिटेल हाँ राइट। चेन्नई भी आ गए, उसमें प्रमोटर भी आ गया, उसमें DII AI जो भी है, जो भी हम शेयर ट्रेड करते हैं इक्विटी है। प्रेफरेंस शेयर भी शेयर का ही जैसा एक शेयर होता है, लेकिन उसमें प्रेफरेंशियल होता है कि आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको पेमेंट पहले मिलेगी। प्रेफरेंस शेयर अब इशू नहीं होते हैं, लेकिन कंपनी में इशू हुआ करते थे। जो छोटी कंपनी है, जो अनलिस्टेड कंपनी है, वो आज भी इशू करती है प्रेफरेंस शेयर। बस प्रेफरेंस शेयर का बस एक फायदा होता है कि इक्विटी शेयर से पहले पेमेंट हो जाती है, और प्रेफरेंस शेयर में पैसा जरा मार्केट से जल्दी मिल जाता है। जब आप अपना इशू करते हो तो प्रेफरेंस शेयर अगर आप इशू कर रहे हो तो उसे खरीदने वाले ज्यादा लोग मिल जाएंगे इक्विटी शेयर से, क्योंकि वो थोड़ा सेफ है। ओके क्लियर सर जी आगे बढ़ते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर हमने आपको समझा दिया क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप होते हैं, वो समझा रहे हैं। पहला शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर में, ध्यान समझिए, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचय, संचय करते हैं। संचय मतलब जो अपना राइट अगले साल भी याद रखते हैं। मतलब सर पहला साल था, इनको 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिलना चाहिए था, लेकिन पहले साल कंपनी को लॉस हो गया और उनको डिविडेंड नहीं मिला। दूसरे साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, तो ये क्या कहेंगे, भाई 1 लाख पिछले साल वाला भी दो, 1 लाख इस साल वाला भी दो। ये 2 लाख रुपए का डिविडेंड लेंगे इस बार, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है। अगर इन्हें किसी एक साल का डिविडेंड नहीं मिलता है तो ये उसे क्यूमुलेट कर लेते हैं, याद रखते हैं और बाद में ले लेते हैं। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव वाले कहते हैं सर पहले साल प्रॉफिट नहीं हुआ ना दो, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ चलो 1 लाख दे दो बस। इनको करंट ईयर के प्रॉफिट में से करंट ईयर का डिविडेंड दिया जाता है, पिछले डिविडेंड को ये भूल जाते हैं। ये नॉन क्यूमुलेटिव है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो जिन्हें करंट ईयर में अगर प्रॉफिट का पार्ट ना मिल पाए, डिविडेंड ना मिल पाए, तो वो उनका इकट्ठा होता रहता है, और जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा पिछला डिविडेंड भी देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और नॉन क्यूमुलेटिव भैया जिस साल डिविडेंड दूंगा और जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल डिविडेंड मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो उन्हें बस करंट ईयर के प्रॉफिट से मतलब होता है, पिछले सालों के प्रॉफिट को भूल जाते हैं, पिछले साल के डिविडेंड को भूल जाते हैं। एक और एग्जांपल इसी चीज में, अगर मान लीजिए कंपनी को पहले साल में कंपनी का प्रॉफिट 50,000 था, तो ये 50,000 का डिविडेंड ले लेंगे और 50,000 इनका सेव रह जाएगा अगली बार। अब जब दूसरे साल में 3 लाख का प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो ये 1.5 लाख का लेंगे, 50,000 पिछला लेंगे, 1 लाख करंट का लेंगे। ये सबको समझ में आ गई मेरी बात। और नॉन क्यूमुलेटिव के केस में पहले साल में ये 50,000 ले लेंगे और दूसरे साल में ये 1 लाख ले लेंगे, क्योंकि ये पिछले साल का 50,000 नहीं मांगते। ये नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव दोनों के केस में समझ में आ गया। यस सर। कोई क्वेरी किसी की? हाँ जी बोलिए।
सर एक क्वेरी है, हम लोग एक कंपनी में मतलब एक छोटा सा कंपनी में शेयर्स लिया है, मतलब अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें अभी पूछ सकते हैं क्या क्यूमुलेटिव ऐसे नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स दे दो हमें शेयर करके? आपने लिया वो इक्विटी शेयर होंगे, ठीक है। प्रेफरेंस हम्म। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव पहले चला करते थे, अब कोई कंपनी इशू हम्म। करती है वो पंगा ही नहीं डालती, वो कहते हैं लेना है ले लो वरना अपने खाता एक ही तरह के शेयर इक्विटी शेयर। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो इस तरह के शेयर इशू कर सकती है, और अगर वो शेयर इशू करेगी तो जो शेयर सर्टिफिकेट आपको उस पर लिखा रहता है ये कौन से शेयर है, ओके ओके, आप ठीक है पढ़ सर। लीजिए कौन सी कंपनी के शेयर हैं। और अगर आपने किसी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को खरीदा है तो रिटर्न भरते समय वो जरूर बता देना वरना नोटिस आ जाता है। आगे बढ़ते ठीक हैं। है। तो हमने आपको बताया एक क्यूमुलेटिव शेयर होता है, एक नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में मैंने आपको बताया अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है एंड आर पेड लेटर, जब आपको प्रॉफिट होगा उस साल दिया जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव के केस में नो एक्यूमुलेशन ऑन अनपेड डिविडेंड, जो डिविडेंड नहीं पे किया प्रॉफिट की कमी की वजह से वो अगले साल भी नहीं मिलेगा। अगला कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसमें बोल रहा है कि भैया ये है तो प्रेफरेंस शेयर लेकिन 4 साल बाद ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कुछ टाइम बाद किसी और तरह की सिक्योरिटी में कन्वर्टेबल हैं, कि आप चाहो तो कन्वर्ट कर लेना वरना मत करना, तो उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जो कन्वर्ट नहीं होंगे, जो प्रेफरेंस शेयर ही हैं और कुछ टाइम बाद या तो पैसे ही दे दिए जाएंगे या वो शेयर ही रहेंगे, तो उसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इजी। और आगे बढ़ते हैं। अगला है नॉन कन्वर्टेबल भी हो गया ना, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर या डेट, किसी में भी कन्वर्ट हो सकता। अगला है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग का मतलब वोटिंग राइट भी बोल सकते हैं। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कहते हैं भैया 6% तो 6% तो मेरा डिविडेंड है ही, लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो मैं उसमें भी डिविडेंड लूंगा, इसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब एंटाइटल्ड टू एडिशनल प्रॉफिट्स आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड। वो कहते हैं कि सर देखो हम अपना डिविडेंड जो है वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो हम ज्यादा वाला डिविडेंड का भी कुछ पार्ट ले लेंगे। तो वो कितना पार्ट लेंगे सब कुछ पहले से ही तय रहता है, इसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि ये अपने एडिशनल प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनका नाम है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और दूसरे होते हैं जो नहीं करते, उन्हें खाली फिक्स डिविडेंड ही मिलता है, उन्हें बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अगला है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर कि जिनकी पेमेंट कंपनी कर देगी, और ये बात पहले ही बता देती है, देखो पेमेंट तो सभी की होनी है, चाहे रिडीमेबल हो चाहे रिडीमेबल, लेकिन रिडीमेबल शेयर की कंपनी पेमेंट कब करेगी ये इशू करते हुए बता देती है कि मैं 20 साल बाद इसकी पेमेंट कर दूंगी। मतलब जो एक टर्म के लिए, एक पीरियड के लिए इशू की जाती है, भैया आज इशू कर रहे हैं 20 साल बाद हम इसकी पेमेंट कर देंगे, उसे बोलते हैं रिडीमेबल, कैन बी बॉट बैक बाय द कंपनी आफ्टर अ पीरियड, और ये पीरियड इशू करते समय ही लिख दिया जाता है। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम तो किसी ना किसी दिन होंगे ही जब कंपनी खत्म होगी, लेकिन किस दिन होंगे ये डेट नहीं लिखी हुई, इसे बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस। कैन नॉट बी रीपर्चेज बाय द कंपनी, मतलब डिस्क्लोज नहीं की कंपनी ने डेट, रीपर्चेज तो कभी ना कभी करेगी, क्योंकि कंपनी ये सोच के बिजनेस करती है कि मैं कभी खत्म होंगी ही नहीं, मैं तो जन्म जन्मांतर 10 लाख करोड़ सालों तक चलती ही रहूंगी, इसलिए वो कहती है मैं कभी से रिडीम करूंगी नहीं। लेकिन अरे भैया पैसा लगाया है वापस तो लूंगा ही, तो कंपनी कहती है भैया मेरे से नहीं मिलेगा पैसा, अपने शेयर किसी और को बेच देना वो देगा पैसा। कंपनी कहती है मैं तो जन्म जन्मांतर तक चलती रहूंगी, कलयुग खत्म हो जाएगा, दोबारा से सतयुग आएगा, भगवान राम को भी मैं अपना माल बेचूंगी, दोबारा से राम जी आएंगे, मैं तो तब तक चलूंगी। तो वो ऐसा ज्यूम करके चलते हैं, इसलिए इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, मतलब ये शेयर कभी रिडीम होंगे ही नहीं। लेकिन अगर कंपनी लिक्विडेशन में आ गई तो होंगे रिडीम, फिर तो पैसे मिलेंगे। अगर कंपनी को नुकसान हो गया तो फिर तो मिलेंगे। तो रिडीमेबल और इररिडीमेबल भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, बिल्कुल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, पेपर में एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, पर रिडीमेबल क्या होता है, रिडीमेबल क्या होता है, इसलिए सिखा दिया जी। यहां तक कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बुक में। चलिए फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक तो आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, और अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिविडेंड में मिल रहा होगा तो पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर को, अगर उसके बाद अगर पैसा बच गया तो डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर को। तीसरा काम, लिमिटेड और नो वोटिंग राइट। या तो आपके पास वोटिंग राइट होते ही नहीं है, होते भी हैं तो 1-2 राइट ही दी जाते हैं, भाई फालतू ना बोलिए, इतना ही बोल सकता है बस। ऐसे करके इक्विटी शेयर होल्डर को राइट पूरे होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट थोड़े से कम होते हैं इक्विटी से, लेकिन ये सेफर भी होता है, सेफर देन इक्विटी शेयर बट लोअर रिटर्न पोटेंशियल।
इक्विटी शेयर से ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि पहले पेमेंट इनको होती है, इक्विटी शेयर को होती है बाद में। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलता है, इनको जो फिक्स हो गया वही मिलता है। जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो मैंने यहाँ लिख दी है नीचे, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑनरशिप राइट, देखो इक्विटी शेयर के केस में फुल ऑनरशिप राइट रहता है, और प्रेफरेंस शेयर के केस में आपको पूरा राइट नहीं रहता। कुछ चीजों में आप बात कर सकते हो, कुछ चीजों में बोल सकते हो, कुछ ज्यादातर चीजों में नहीं बोल पाओगे। वोटिंग राइट इक्विटी शेयर को तो पूरा ही होता है, प्रेफरेंस शेयर को ज्यादातर होता नहीं, कोई एक दो चीजों का ही होता है बस। डिविडेंड पे आउट इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है। अगर हाई प्रॉफिट हुआ तो हाई मिलेगा, लो प्रॉफिट हुआ तो लो मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर के केस में फिक्स होता है और प्रायोरिटी मिलती है, पहले आपको ही मिलेगा। रिस्क लेवल इक्विटी शेयर के केस में हाई रिस्क होता है, और प्रेफरेंस शेयर के केस में इक्विटी शेयर से थोड़ा कम होता है, होता हाई ही है। लिक्विडेशन के केस में आपको सबसे लास्ट में पेमेंट मिलती है, इसको इक्विटी शेयर से पहले मिल जाती है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, ये सब जो मैंने पढ़ा दिया वही था। किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। कोई क्वेरी नहीं है? थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं एक पैरा। इक्विटी शेयर कंक्लूजन बता रहा हूं। इक्विटी शेयर आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग हाई रिटर्न्स और वोटिंग राइट। जिसको वोटिंग राइट भी चाहिए, हाई रिटर्न चाहिए, वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेगा। और प्रेफरेंस शेयर आइडल फॉर दोज लुकिंग फॉर फिक्स इनकम। जिनको फिक्स इनकम चाहिए, लोअर रिस्क चाहिए, वो प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाएगा। चलिए यहां तक तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब हमें इक्विटी शेयर भी समझ में आ गया क्या होता है, और प्रेफरेंस शेयर भी समझ में आ गया क्या होता है। अब हम सिखाने वाले हैं डेट, डिबेंचर्स को क्या होता है और उसके क्या राइट होता है। हालांकि हम सिखा चुके हैं ऊपर, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जी डिबेंचर देखते हैं जी क्या है। डिबेंचर क्या है? एक लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट है मतलब कर्जा दिया आपको, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनीज टू रेज कैपिटल। रेज कैपिटल की जगह पर आप यहां लिख लो टू रेज लोन। कैपिटल रेज नहीं होती है, लोन रेज हो जाता है। तो डिबेंचर क्या है? लोन का पार्ट है, कैपिटल का नहीं। तो डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनीज टू रेज मनी या लोन। यहां पर मनी वर्ड सही रहेगा या फिर लोन्स वर्ड सही रहेगा, कैपिटल हटा दो। इट इज अ टाइप ऑफ लोन, देखो साफ साफ लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ लोन दैट इन्वेस्टर प्रोवाइड टू कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ द पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी। और उसकी मैच्योरिटी डेट होती है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए इशू किया जाता है। और जब वो डेट खत्म हो जाएगी तो आपको इसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अब ये भी बिल्कुल प्रेफरेंशियल की तरह अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला कन्वर्टेबल, आपको पता है कन्वर्टेबल क्या होता है भाई, जो कन्वर्ट हो जाए वो कन्वर्टेबल, जो नहीं हो वो नहीं। अब दो तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, एक फुल्ली कन्वर्टेबल, एक पार्टली कन्वर्टेबल। कभी कभी तो क्या होता है भैया, ये तेरा जो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर है, ये एक दिन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल। और एक तरीका होता है भैया, जो तेरा डिबेंचर है आधा तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और आधे की मैं पेमेंट दे दूंगा, तो इसे बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल वो जो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। अब सिक्योरिटी के बेस पे, अब डिबेंचर दो तरीके इशू किया जा सकता है, लोन दो तरीके से लिया जा सकता है। भैया मैं इसके बदले अपनी फिक्स एसेट गिरवी रख रहा हूं। अगर कोई चीज आपने मोर्गेज की हुई है तो वो सिक्योर्ड हो गया, और कोई चीज नहीं की है तो वो अनसिक्योर्ड हो गया। उसे नेक्ड भी बोलते हैं, नंगा, नेक्ड डिवेंचर भी बोलते हैं। मतलब उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है बेचारा, ये तो फटे हाल माला माल नंगे हाथ है, कपड़े भी नहीं दिए वैसे तो, इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, नॉट बैक्ड बाय एनी कोलेटरल। तो सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है? बैक्ड बाय कंपनी एसेट एज कोलेटरल। इन केस ऑफ डिफॉल्ट डिवेंचर होल्डर कैन क्लेम दीज एसेट। अगर मान लो ने पैसे नहीं मिले तो एसेट भेज देंगे। अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्या? अगर कंपनी के पास पैसे नहीं मिलेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, नो बैक्ड बाय द कोलेटरल, दीज कैरी अ हायर रिस्क एंड टिपिकली ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट। अब जो अनसिक्योर्ड वाले डिवेंचर होते हैं इस पे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिलता है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना आगे बढ़ता हूं। थ्योरी पार्ट है बिल्कुल, कोई न्यूमेरिकल नहीं सिखा रहा हूं, बिल्कुल थ्योरी। जी बोलिए सर, व्हाट आर द जनरल रेंज कूपन रेट क्या होता है इनका डिवेंचर्स का? आजकल जो डिवेंचर्स का रेट चल रहा है वो 9% के आसपास चल रहा है सिक्योर्ड वालों का, और अनसिक्योर्ड का चल रहा है सर जी बड़े आराम से 15% मिल जाता है अनसिक्योर्ड में। ओके, ये तो मैं दिलवाता हूँ। देखिए 15% का रिटर्न मिलेगा नावी के, 15 तो ज्यादा बोल दिया, 12-13 तो मिल ही जाएगा। नावी के नाम से, नावी कंपनी है बहुत बड़ी, आपको पता है लोन वगैरह देती है। यस। उसके अनसिक्योर्ड डिवेंचर आए थे अभी, और उसमें इंटरेस्ट रेट 14% था। ही सिक्योर्ड डिवेंचर भी आए थे, उनमें इंटरेस्ट रेट 11% था, बहुत ज्यादा होता है सिक्योर्ड भी। और वो बजाज फाइनेंस भी सिक्योर्ड डिवेंचर आया था और उसमें इंटरेस्ट रेट 9.5% था, बहुत होता है। बजाज फाइनेंस तो है, बजाज फाइनेंस में तो लगा ही सकते हो।
सर वो सिक्योर क्या कैसे करेंगे सर, क्योंकि कंपनी तो एक, हम जो छोटे मोटे इंडिविजुअल जो भी पैसा दे रहे हैं ले रहे हैं, हाँ तो मान सिक्योर्ड का पकड़िए हम लोग 5 लाख डल रहे हैं, हम लोग को हमको क्या गारंटी देंगे सिक्योर्ड का बेसिकली? मतलब ये है कि अगर कंपनी लॉस में चली गई, कोई फ्रॉड हो गया, जो भी हो गया, तो वो एसेट का बेच के पैसा आपको ही मिलेगा, तो आपके पैसे ओके। मिलेंगे नहीं। आपने नहीं केस नहीं करना कि मैं तो एसेट बेचूंगा भैया, मुझे तेरी घर पसंद आ गया ला मुझे दे दे, ऐसे नहीं। एग्जैक्टली। कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो आपका पैसा सेफ है, वो जो प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखी हुई थी डिबेंचर्स के बदले, वो बेच के पैसा आपको ही मिलेगा, कहीं और नहीं जाएगा, वो आपके लिए है पैसा। तो सिक्योर सर लिक्विडेशन के केस, सॉरी सर लिक्विडेशन के केस में भी ये पूरा पेमेंट करते हैं। उस प्रॉपर्टी जैसे बीच में टाटा भूषण स्टील्स लिमिटेड लिक्विडेट हुई थी, फिर बाद में टाटा ने एक्वायर कर लिया था इसको 37,000 करोड़ में, तो उस केस में जिन जिनके मतलब लोन डिफॉल्टर्स थे वो तो बहुत मतलब कुछ पार्ट में पेमेंट्स हुए थे उस कंपनी से। देखो अब यहाँ पर एक नया चीज शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल बताता हूँ, एक रेमंड कंपनी थी, रेमंड लैब्स के नाम से हमारे सहारनपुर में एक फार्मा कंपनी थी, उसने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कम से कम 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टी मतलब जगह लेके फैक्ट्री बना रखी थी, वहां पर लैब मशीनें लगा रखी थी और वहां पर वो दवाइयां बनाया करती थी। तो दवाई बनाती थी, कंपनी ने लोन भी ले रखा था, कुछ मार्केट में उधार भी था, है ना, एम्प्लॉयज भी रख रखे थे। फिर कंपनी की दवाइयां बिकनी हो गई बंद, डॉक्टर्स ने लिखनी कर दी बंद, तो उस कंपनी को धीरे धीरे लॉस होने लगा, धीरे धीरे लॉस होने लगा, एम्प्लॉयज की सैलरी भी रुक गई 6-6 महीने की, मार्केट से जो कच्चा माल उठाया हुआ था वो पेमेंट भी रुक गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कंपनी की मशीनें बिक गई। अब जब कंपनी की सारी लाइबिलिटी वगैरह चेक करी तो कंपनी की लैंड वगैरह सब मिला के बैठ रही थी 50 करोड़ की, और कंपनी के ऊपर कर्जा था 100 करोड़ का। मैं बहुत प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ सहारनपुर का। तो कंपनी की लैंड वगैरह की वैल्यू निकाल ली तो वो निकली 25 करोड़ के आसपास, लैंड की, मशीनरी की, सब चीजों की मिला के। और जब कंपनी की टोटल वैल्यू देखी कि उस पर कर्जा कितना है तो वो था 100 करोड़ का। तो अब क्या हुआ, कंपनी गई लिक्विडेशन में, तो कंपनी ने अपने क्रेडिटर से कहा भैया मेरे पास तो पैसे नहीं, लैंड बेच लो और कर लो भैया जैसे करना है। तो एक पार्टी हमारी जानकार थी, तो मैंने उसे कहा सर ये, और वो फार्मा कंपनी की ही चलाता था और उसे वो मशीनों की भी जरूरत थी और लैंड भी ठीक वही क्वालिटी थी, बिल्कुल कोर्ट मतलब मेन रोड है हमारे सहारनपुर की, वहां पर थी वो। मैंने कहा सर इतनी बड़ी लैंड है, इस पर प्लॉटिंग कर देना, इसमें पैसा बच जाएगा आपको, और जो मशीनरी है वो अपनी वाली फैक्ट्री में ले जा लेना, आपको आधे रेट से भी कम में मिल जाएगी, ज्यादा पुरानी तो है नहीं मशीन, 5 साल पुरानी थी। तो उसने मेरी बात मान ली। तो उसने पता है क्या करा, वो एनआरआई था, बहुत पैसा था उसके पास, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पर, तो मेरे में तो इतनी अकल थी नहीं, लेकिन उसमें बहुत अकल थी। तो उससे मैंने उल्टा सीखा। अब देखो मैं कितनी कितनी चीजों से सीख लेता हूँ। 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चों को क्या नॉलेज, आपको इतनी बड़ी एज में आके नहीं समझ में आ रही चीजें, मैं 18 साल की एज में 12th पास आउट कैसे समझ लेता। तो मेरे को उसने समझाया, मैं उसके अकाउंटेंट की जॉब करता था, मेरे आपको पता है मेरे फादर तो थे नहीं, 17 साल की एज में छोड़कर चले गए थे। तो 18 साल की एज में मैं उसके अकाउंटेंट की जॉब करता था, मुझे 3,000 महीना मिलते थे। मैं शाम को 2 घंटे जाके उसका एंट्री कराता था टैली में, कंप्यूटर में 10-15 एंट्री होती थी बस रोज। उसके बाद की मुझे 100 रुपये रोज मिल जाते थे, 3,000 महीने की जॉब थी वो, रोज 1 घंटा जाना होता था, मेरे घर के सामने उनका ऑफिस था। तो जब उन्होंने ये सब किया तो एंट्रीज भी मुझे ही करनी थी, तो उन्होंने मुझे समझाया, सीए मैं कर ही रहा था तो समझ में मेरे आ ही जाता था। तो उन्होंने मुझे समझाया देखो हम इसे खरीद रहे हैं। तो मैं कहा सर खरीद के क्या फायदा होगा, 100 करोड़ की कंपनी, 100 करोड़ की लाइबिलिटी, 50 करोड़ की एसेट, 50 करोड़ आपको देने पड़ेंगे। कह रहे हम कंपनी थोड़ी खरीद रहे हैं, कंपनी को लिक्विडेशन होने देंगे, हम खरीदेंगे उसकी प्रॉपर्टी। अब कंपनी लिक्विडेशन में गई, कंपनी लिक्विडेशन में गई तो उसका हुआ बोलियां लगी, उसकी मशीनरी की बोली अलग लगी, उसकी लैंड की बोली अलग लगी। तो उन्होंने क्या करा, मशीनरी और लैंड को 20 करोड़ रुपए में खरीद लिया बोली में। तो अब क्या हुआ, कंपनी की जो सारी एसेट थी वो 20 करोड़ में बिक गई। इन्होंने 20 करोड़ कंपनी के नाम पे चेक बनाया, लैंड भी इनकी हो गई, मशीनरी भी इनकी हो गई। समझ गए मेरी बात, 20 करोड़ में खरीद दी। अब कंपनी का जी मेरे पास तो 20 करोड़ है, 100 करोड़ वालों को 20 करोड़ दिया, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया। ठीक, अब इन्होंने उसके बाद क्या करा, कंपनी का नाम खरीद लिया, रेमंड्स लैब्स के नाम से वो कंपनी थी। कंपनी से कहा जी मैं आपका रजिस्ट्रेशन भी अपने नाम पे लेना चाहता हूँ, आपके इक्विटी शेयर भी मैं अपने नाम पे लेना चाहता हूँ। समझ गए क्या हुआ होगा भाई, 100 करोड़ की देनदारी थी, कंपनी ने 20 करोड़ देके छुट्टी कर ली, लिक्विडेशन हो गया, कंपनी खत्म। कंपनी के सारे क्रेडिटर ने कहा चलो अच्छा 20 करोड़ ही दो, काम खत्म करो, उन्होंने लिख के दे दिया, कंपनी की लाइबिलिटी खत्म हो गई। 100 करोड़ की लाइबिलिटी 20 करोड़ में सफाचक। ठीक, उसके बाद जो कंपनी का नाम था वो कंपनी के शेयर होल्डर के तो शेयर जीरो हो गए। तो इन्होंने कहा जी भैया 5 लाख रुपए में या 50 लाख रुपए में अगर आप अपनी कंपनी बेचना चाहते हो नाम तो दे दो। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा चलो जो मिल रहा वही सही। तो उन्होंने ब्लैक में उन्हें पैसे देके कंपनी का रजिस्ट्रेशन सारे शेयर पे नाम ले लिए। अब जो कंपनी वहां पर पहले से वर्क कर रही थी वो प्रॉपर्टी भी इनकी हो गई, वो मशीनरी भी इनकी हो गई, कंपनी का नाम भी इनका हो गया, लेकिन कितने रुपए में, 20 करोड़ रुपए में। कंपनी 20 करोड़ में अपने पास आ गई। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर
लिक्विडेशन के केस में यहाँ पर जो क्रेडिटर थे, जो डिबेंचर होल्डर थे, उन्हें पैसा कितना मिला होगा? सिर्फ 20%। आपने कहा सर वो कंपनी तो टेक ओवर कर ली थी लेकिन फिर भी पैसा हमें कम ही मिला था। कंपनी टेक ओवर नहीं की उन्होंने कंपनी की एसेट्स टेक ओवर करी। इस वजह से कंपनी के पास जब पैसा गया ही कम है तो शेयर होल्डर को और सबको कमी तो देंगे ना वो। और एट लास्ट में उन्होंने कंपनी को नाम भी टेक ओवर कर लिया बाद में, इसलिए आप लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। बात समझ में आई मेरी? तो बिल्कुल सेम एग्जांपल है जो मैंने 18 साल की एज में सीखा था। जी विनायक जी, क्वेरी बोलिए। सर अभी ऐसा वाला सिचुएशन होगा जिसे जो भी हमने डिबेंचर खरीदा है तो उतना ही % हमको पैसा मिलेगा जितना कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा। ध्यान समझिए, मान लीजिए कंपनी ने 20 करोड़ के डिबेंचर इशू करे हैं, तो 20 करोड़ के डिबेंचर इशू करने के लिए पहले ही 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो गई है, तो यहाँ पर आप सिक्योर्ड हो गए और 20 करोड़ की प्रॉपर्टी इन फ्यूचर रेट बढ़ेंगे कम नहीं होंगे। अपने डिबेंचर खरीदने से पहले चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, वो सब कुछ आपको मिल जाती है प्रोस्पेक्टस में। आप पता कर सकते हो भाई लैंड करी है या फर्नीचर करा है, फर्नीचर की तो वैल्यू कम होगी साल भर साल। तो अगर उन्होंने प्लांट मॉर्गेज करे होंगे तो बेकार है, लेकिन लैंड मॉर्गेज करी होगी तो ठीक है। ठीक है जी। और कोई क्वेरी किसी की? फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी बोलिए। सर उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेट और ड्यूरेशन होगा ना सर? सब इतना होगा, क्या मॉर्गेज किया, कितने साल के लिए इशू करे डिबेंचर, कितने % इंटरेस्ट मिलेगा, सब कुछ पहले से ही गिवन है। ओके ठीक है सर। इसके बाद होता है रिडम्पशन के बेस पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पढ़ाया था अभी, ऐसी रिडीमेबल डिबेंचर और नॉन रिडीमेबल डिबेंचर बेस्ड ऑन द कूपन रेट। अब कूपन रेट दो तरीके का हो सकता है, एक तो फिक्स रेट भाई 10% ब्याज मिलेगा, एक तो ये हो सकता है, और एक हो सकता है भैया जो भी एफडी का रेट चलेगा उसमें 2% एक्स्ट्रा दूंगा, एफडी का रेट प्लस 2%, ऐसे भी हो सकता है। या फिर आरबीआई का रेट, आरबीआई का रेपो रेट प्लस 2%, ऐसे भी हो सकता है। इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रेट, जो किसी चीज से रिलेटेड हो। चलो रजिस्ट्रेशन के तौर पे एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होता है जिसमें होल्डर का नाम लिखा रहता है, मतलब डिबेंचर किसके नाम पे है? शिवम के नाम पे। तो शिवम के नाम पे होगा, उसमें इंटरेस्ट किसको मिलेगा? शिवम को, और बाद में पेमेंट किसे मिलेगी? शिवम के अकाउंट में जाएगी। लेकिन जो बियरर डिबेंचर होता है उसमें नाम नहीं लिखा रहता, उसके ऊपर लिखा रहता है होल्डर। होल्डर लिखा रहता है या बियरर लिखा रहता है, मतलब उसकी पेमेंट लेने के लिए आपको बस डिबेंचर जाके दिखाना पड़ता है, दिखाने के बाद आप उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट ले सकते हो। और ऐसी जब पेमेंट की बारी आएगी तो भी आप डिबेंचर होने दोगे कंपनी को, आपको पेमेंट कर देगी। इसमें किसी का नाम लिखा हुआ नहीं होता, जिसके पास डिबेंचर है वो इसका मालिक है। इसे बोलते हैं बियरर डिबेंचर। जैसे सेल्फ का चेक होता है ना, सेल्फ का कोई भी जाएगा पेमेंट ले लेगा, और एक होता है नाम वाला शिवम के नाम का चेक, तो शिवम ही ले पाएगा, आईडी दिखाएगा अपना आधार कार्ड, तभी पेमेंट मिलेगी, वरना बैंक वाले देंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे बियरर डिबेंचर और नाम वाला डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। की डिफरेंस क्या है डिबेंचर और शेयर के बीच में? देखो डिबेंचर क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है, और शेयर क्या है? ओनरशिप है। डिबेंचर के केस में फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड के केस में नहीं मिलता फिक्स। वोटिंग राइट इसमें होता ही नहीं है, इसमें होता है। और रिस्क लेवल इसमें बहुत कम होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है। प्रिंसिपल रिपेड हो जाता है मैच्योरिटी पे, इसमें कोई पेमेंट का टेंशन नहीं है, पेमेंट कभी होगी ही नहीं, आपको अपना शेयर किसी और को बेचना पड़ेगा। कंक्लूजन, डिबेंचर सेफर इन्वेस्टमेंट और फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, चाहे प्रॉफिट हो कंपनी को या ना हो, और ज्यादातर सिक्योरिटी होते हैं। इन्वेस्टर प्रेफरिंग स्टेबिलिटी एंड फिक्स इनकम वालों को डिबेंचर खरीदना पड़ता है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड, इसके ऊपर लिख लीजिए FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCCB। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है। FCCB क्या है? फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इशू किए जो बाद में कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर में, तो उसे बोल देंगे FCCB। और अगर खाली फॉरेन करेंसी बॉन्ड लिखा है तो वो कन्वर्टेबल नहीं है, फॉरेन करेंसी में हमने बॉन्ड इशू करे तो उसे बोल देंगे FCB। दोनों बात समझ में आ गए अच्छे से? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स आर बॉन्ड इशूड बाय अ कंपनी इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी इन इट्स होम कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर इंडिया की कंपनी अमेरिका में बॉन्ड इशू करेगी तो FCB है। इंडिया की कंपनी अमेरिका, चाइना, भूटान, रशिया, पाकिस्तान कहीं पर भी करेगी, इंडिया के अलावा कहीं भी करेगी तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड हो जाएगा। एग्जांपल, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2020 में SPV ऑफ GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडरी कंपनी है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसने USD बॉन्ड इशू करे थे, मतलब बॉन्ड इशू करे थे US डॉलर में। तो दीज कुड हैव आल्सो हैव द फीचर ऑफ कन्वर्जन इनटू शेयर्स, और वो बाद में शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकते थे इफ इंडीड जरूरत हो तो, बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ इश्यूअर इन्वेस्टर। तो इसी को बोलते हैं, अगर वो कन्वर्टेबल है
तो उसका नाम हो जाएगा FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। एक तो वो फॉरेन करेंसी बॉन्ड है प्लस कन्वर्टेबल भी है। अगर कन्वर्टेबल नहीं है तो उसका नाम हो जाएगा FCB, फॉरेन करेंसी बॉन्ड। दोनों बातें अच्छे समझ में आ गई होगी। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो हर बार पेपर में आ रहा है वो है मसाला बॉन्ड। ये मसाला बॉन्ड तो हर बार आ रहा है, इसे आज ही समझ लेना अच्छे से, क्योंकि समझना बड़ा मुश्किल है और 1 नंबर आपका आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रेड पेन से इंपॉर्टेंट लिख लो। देखिए जी, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसके 3 नाम है। एक एक्सटर्नल बॉन्ड इसी का नाम है, यूरो बॉन्ड, और एक मसाला बॉन्ड। तीनों नाम इसी के हैं। जी विनायक जी, क्वेरी बोलिए। सर एक डिफरेंस हो FCCB और FCB में, एक कन्वर्टेबल है, दूसरा कन्वर्टेबल नहीं है, बस। और जो होम कंट्री होता है उसका दूसरे करेंसी में होना चाहिए, तभी तो फॉरेन करेंसी होगी। अगर अपनी करेंसी में होगी कहां से फॉरेन करेंसी? एग्जैक्टली। तो लेकिन वो मार्केट कोई भी खरीद सकता है ना सर, दूसरी करेंसी में होगा। हाँ, एज एन इंडियन मैं भी खरीद सकता हूँ, जो पाकिस्तानी होगा US में होगा, कोई भी खरीद सकता है, क्योंकि वो के लिए आपको अमेरिका वाला अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। हाँ ओके। जिस कंट्री में इशू होता है उस कंट्री की करेंसी में ट्रेडेबल है और उस कंट्री में ट्रेडेबल है, वो खरीद कोई भी। ओके ठीक। बढ़ते हैं। एक्सटर्नल बॉन्ड, यूरो बॉन्ड और मसाला बॉन्ड तीनों एक ही हैं। होते क्या है वो समझ लीजिए जरा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस भी है इनके बीच में, वो भी समझ लीजिए। लगभग सेम है तीनों, क्या है वो समझ लीजिए। एक्सटर्नल बॉन्ड, एक्सटर्नल बॉन्ड ऑल्सो रेफर्स टू एज यूरो बॉन्ड, और इसे यूरो बॉन्ड भी बोलते हैं। आर बॉन्ड्स इशूड इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इशूड। जरा ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या है ये। अब में FCB अलग है और ये अलग है। क्या है? इंडिया की कंट्री की इंडिया की कंपनी है, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी ने इशू किया। एक्सटर्नल बॉन्ड ऑल्सो रेफर्स टू यूरो बॉन्ड, आर बॉन्ड्स इशूड इन अ करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इशूड। इंडियन कंपनी ने अपना शेयर, अपना डिबेंचर इशू करा अमेरिका में, लेकिन अमेरिकन डॉलर में नहीं करा, रशियन डॉलर में करा। फिर से समझ लीजिए, ये जो मसाला बॉन्ड होते हैं, यूरो बॉन्ड होते हैं, एक्सटर्नल बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड ऐसे होते हैं जो दूसरी कंट्री में इशू किए जाते हैं प्लस, लेकिन जिस कंट्री में इशू करे उस कंट्री की करेंसी में नहीं किए जाते। मतलब इसमें टोटल 3 चीजें होती हैं। एक इंडिया की कंपनी होगी, वो करेगी किसी दूसरी कंपनी में, लेकिन उसमें जो करेंसी होगी वो उस कंपनी की यूज नहीं करेगी, किसी और कंट्री की यूज करेगी। एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी इशू US डॉलर डिनोमिनेटेड 25 बॉन्ड्स इन कुवैत। अब कर तो इंडिया की कंपनी रही है, कर कुवैत में रही है, लेकिन कुवैत डॉलर में नहीं कर रही US डॉलर में, तो इसे हम बोल देंगे मसाला बॉन्ड। इट वुड बी रेफर्ड एज यूरो बॉन्ड, इसे यूरो बॉन्ड भी बोल देंगे। एज द करेंसी ऑफ द बॉन्ड इज USD, इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ कंट्री इन विच इट इज इशूड कुवैत दिनार। कुवैत दिनार की जगह उसने किसमें कर दिया? US डॉलर में। अब अगर मान लीजिए आप अमेरिका में तो इशू कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो रशियन डॉलर में, तो फिर वो मसाला बॉन्ड हो जाएगा। मान लीजिए आप कर तो पाकिस्तान में रहे हो, कर रहे हो US डॉलर में, तो वो भी मसाला बॉन्ड हो जाएगा। मान लीजिए आप कर तो चाइना में रहे हो, लेकिन करेंसी आपकी डॉलर, तो वो भी मसाला हो जाएगा। इसे मसाला क्यों बोलते हैं? करते किसी कंट्री में हो, करेंसी किसी और कंट्री की होती है, हो इंडिया के। इंडिया का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट इंडियन कंपनी के लिए है, तो कंपनी आपकी इंडियन ही होगी, लेकिन आप करोगे किसी बाहर की कंपनी में, बाहर की कंट्री में, लेकिन करेंसी उसकी किसी तीसरी कंपनी की होगी, तीसरी कंट्री की होगी। एक्सटर्नल बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज आर रेफर्ड एज मसाला बॉन्ड। जरा ध्यान समझिए, अभी मैंने आपको बताया एक्सटर्नल और यूरो बॉन्ड तो आपको समझ में आ गया। मसाला के बारे में बात करते हैं। ऐसे एक्सटर्नल बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी, मतलब इशू करने वाली कंपनी अगर इंडियन है तो फिर वो हो जाएगा मसाला बॉन्ड। मतलब ये जो मसाला बॉन्ड नाम है ये इंडियन कंपनी को दिया गया है। बाकी सारी अगर करोगे कि भाई जो एक कंपनी है दूसरी कंट्री में इशू कर रही है, तीसरी कंट्री की करेंसी में कर रही है, तो वो एक्सटर्नल बॉन्ड तो है, यूरो बॉन्ड तो है ही, लेकिन मसाला बॉन्ड होने के लिए उसे इंडियन कंपनी होना जरूरी है। यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बोलिए। यूरो बॉन्ड और एक्सटर्नल के लिए एक कंट्री में इशू करना है, लेकिन दूसरी कंट्री की करेंसी में। मसाला बॉन्ड होने के लिए उसका इंडियन कंपनी होना जरूरी है। विनायक जी क्वेरी बोलिए। Sir, external bond, I'll give an example. Infosys is issuing a bond in US in GBP or Euro. तो external bond हो गया और मसाला भी और यूरो बॉन्ड।
मसाला भी हो गया, मसाला बॉन्ड। ये इंडियन कंपनी है इन्फोसिस। लेकिन INR में होना चाहिए सर, मसाला बॉन्ड का वो डेफिनेशन लिखा है कि मसाला INR बॉन्ड में की होना। डेफिनेशन ये है कि बाहर की करेंसी में इशू किया और दूसरी कंट्री में इशू किया, लेकिन डिनोमिनेटेड इन रुपीज। डिनोमिनेटेड इन रुपीज का मतलब कंपनी इंडिया की होनी चाहिए ओके, कि अल्टीमेटली उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो आपके पास रुपीज में आएगी। आप तो इशू कर रहे हो बॉन्ड में, लेकिन वो डॉलर, लेकिन डॉलर कन्वर्ट होकर आपके पास रुपीज ही आएंगे, मसाला बॉन्ड हो जाएगा वो। चलो मसाला बॉन्ड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मसाला बॉन्ड्स वर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर 2014 को पहली बार आए थे। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इशू करे थे एंड लिस्टेड इन लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते थे वो। चलो यहां तक कोई क्वेरी नहीं ना किसी की। अल्टीमेटली मसाला बॉन्ड क्या है, किसी दूसरी कंट्री में, किसी तीसरी कंट्री की डिनोमिनेटेड करेंसी में इशू होंगे और इंडियन कंपनी करेगी, दैट इज कॉल्ड मसाला बॉन्ड। यहां तक कोई क्वेरी? वेरी गुड। लेसन नंबर 1 का मॉक टेस्ट ले लें आज आपका कल को। हाँ सर। ठीक है, लेसन नंबर 1 का मॉक टेस्ट कल की छुट्टी है आपकी, संडे को आपको भेज दिया जाएगा सुबह सुबह। संडे को आपने टाइमिंग के हिसाब से बिना नकल करे लेसन नंबर 1 का मॉक टेस्ट देना है, और फिर कितने नंबर आए हैं उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेजना है। चाहे किसी के 4 नंबर आए, चाहे कोई फेल हो जाए, चाहे कोई पास हो जाए, चाहे कोई टॉप करे, भेजने सबने हैं। ठीक, ओके पेपर दोगे तो आपके रिकॉर्ड तो वहां हो ही जाएगा नाम के साथ कितने नंबर आए। अगर आप नहीं भी भेजोगे तब भी हमें पता लग जाएगा, इसलिए खुद ही भेज देना। 2 नंबर आए और चाहे पूरे आए, भेज। आगे बढ़ते हैं। वारंट्स क्या होते हैं? वारंट्स क्या होता है? वारंट्स आर द ऑप्शन दैट एंटाइटल्स एन इन्वेस्टर टू बाय इक्विटी शेयर। देखो अगर आपके पास वारंट है तो वारंट का मतलब ये ऑप्शन टू बाय है आपके पास। जिसके पास वारंट होगा उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो उस कंपनी का शेयर खरीद सकता है आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद और प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। एक तरह से कॉल ऑप्शन की तरह है ये। ओनली अ फ्यू कंपनीज इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट हैव इशूड द वारंट टिल नाउ। वारंट कुछ ही कंपनीज ने इशू करा है। तो वारंट इसलिए भी इशू करते हैं कि भैया 5 साल बाद मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको आज ही एक एग्रीमेंट बनाकर दे दिया जाएगा कि अगर आप 5 साल बाद इस कंपनी का शेयर इतने रुपए में खरीदना चाहोगे तो उसके एग्रीमेंट को वारंट बोलते हैं। और कभी कभी कंपनी अपना डिविडेंड कहती है उधार कर लेती है। जैसे मान लो आपको डिविडेंड मिलना था, कंपनी कहेगी भैया डिविडेंड मैं आपको 5 साल बाद दे दूंगी, लो भी वारंट रख लो। तो डिविडेंड के राइट के लिए भी उसे भी वारंटी बोलते हैं, मतलब बाय करने का राइट भी और डिविडेंड का राइट भी, डिविडेंड रिसिप्ट उसको। जैसे सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड में रहा सर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर तो बात है अलग। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा। मान लो कंपनी को प्रॉफिट ही लिक्विडेट होगी तो उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन डिबेंचर्स के केस में तुम्हें प्रॉफिट हो या लॉस से फर्क नहीं पड़ता। 5 साल बाद उसका वारंट दिया, 5 साल पेमेंट लेके जाऊंगा। तो वारंट अलग चीज है, क्यूमुलेशन अलग चीज है। और वारंट आपको एक पेपर में मिल जाता है, क्यूमुलेशन में कोई पेपर नहीं मिलता, बस वो तो है, लेकिन उसके लिए कोई अलग से पेपर नहीं मिला आपको। आगे बढ़ते हैं। सर स्टॉक मार्केट इंडाइसिस क्या होता है? स्टॉक मार्केट का इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ सेक्शन। देखो जैसे निफ्टी है, निफ्टी में 50 शेयर है, ये 50 शेयर के गुच्छे को बोलते हैं निफ्टी। ऐसी 20 शेयर के गुच्छे को बोलते हैं बैंक निफ्टी। जब किसी भी चीज का बंच बना दिया जाए और उस बंच की वैल्यू को देखा जाए तो उसे बोलते हैं इंडाइसिस या फिर इंडेक्स। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ अ सेक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट कैलकुलेटेड यूजिंग अ प्राइस ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक होंगे 50 या 20। इट सर्व्स एज अ बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब कंपेयर करने के काम आएगा फॉर इवैल्यूएटिंग मार्केट परफॉर्मेंस, की मार्केट बढ़ रही है कि घट रही है, उसी को बोल देते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अलग अलग स्टॉक मार्केट इंडेक्स। यूएसए का क्या है? यूएसए का है एसएनपी, डाउ जोन्स, नैस्डैक। और इंडिया का क्या है? निफ्टी, सेंसेक्स। यूके का क्या है? ये याद कर लेना। अलग अलग कंपनी अलग अलग इंडिया में और जापान में क्या क्या नाम है वो है। बस यहां तक आपको करके लाना है। ईटीएफ कल पढ़ाएंगे। ईटीएफ क्या होता है कल पढ़ाएंगे। यहां तक आपने अच्छे से पढ़ लेना है। प्लस लेसन नंबर 1 का रिवीजन अच्छे से करना है। संडे की सुबह सुबह आपके पास चैप्टर नंबर 1 का मॉक टेस्ट आ जाएगा, जैसा पेपर में आता है बिल्कुल वैसा। चैप्टर नंबर 1 का मॉक टेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल वही 4 ऑप्शन होंगे, आपने टिक लगाना होगा
और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उसमें, इसलिए 100 में से 60 वाला पास। पेपर में 50 वाला पास है लेकिन वहां नेगेटिव मार्किंग है, तो हमने रखा है पासिंग परसेंटेज 60, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो 100 में से 60 वाला हम पास मानेंगे, और सिर्फ पास होने के लिए पेपर नहीं देना है, का है 100 में से 100 आने चाहिए, और बहुत बड़ा मॉक टेस्ट नहीं होगा, हो सकता है 30 नंबर का हो बस, है ना। तो ध्यान से करना है, अच्छे से रिवीजन करके करना है, और उसे एग्जाम समझ के कर लो। चलो एक शर्त रख लें, लेकिन शर्त लगाने का फायदा नहीं है, जिसके नंबर कम आते हैं वो बताता ही नहीं। हमने पिछली बार एक शर्त रखी थी कि जो टॉप 4 स्टूडेंट होंगे, जो टॉप 4 स्टूडेंट होंगे जो पेपर देंगे, और उनको सबसे ज्यादा स्टूडेंट होंगे जो सुबह के, सबसे ज्यादा 4 बंदे जो होंगे, और जो बचे हुए होंगे, मान लीजिए 20 स्टूडेंट ने पेपर दिया, तो 4 बंदों को पैसे मिलेंगे और 16 बंदे मिलकर देंगे। कितने? सिर्फ 100 रुपए रखे थे। इसका मतलब जो टॉप 4 होंगे उन्हें 400 रुपए मिल जाएंगे, और जो टॉप 4 नहीं होंगे 100 रुपए जाएंगे बस। तो हमने रखा तो था ये वाला, लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आई वो 16 गायब हो गए, तो अल्टीमेटली हो नहीं पाया था कुछ। लेकिन स्कीम बहुत बढ़िया थी, ऐसा करने से सब मेहनत करेंगे कि 100 रुपए जाएंगे, लेकिन अगर कोई मंदिर से करे तभी तो। चलिए, तो भैया कोई गिफ्ट विफ्ट तो है नहीं, अपने फायदे के हिसाब से भैया अपनी नॉलेज बढ़ाओ, पढ़ाई कर लो। और चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हम इस संडे ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट रख देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा आता है पेपर में, इस बात का ध्यान रखना, और थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा। विनायक जी क्वेरी बोलिए। विनायक जी क्वेरी आपकी जी। सर एक मिनट, क्वेश्चन भूल गया मैं, ये टेस्ट के बदले में मैं याद करके पूछता कोई हूँ। नहीं, कल पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर, गुड नाइट।